दोस्त, मेरे कहने पर इस एनिमे को जरूर देखना। ये एनिमे बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसे देख तुम्हें डीमन स्लेयर की याद आ जाएगी। तो ये कहानी है चिंता की, जिसकी बहन एक डीमन होती है। इसी वजह से उसके पिता उसकी बहन को बहुत मारते पीटते, और इसी वजह से जिंता अपनी बहन को लेकर भाग जाता है, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। पर फिर कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि जिंता अपनी बहन को मारने के लिए एक सफर पर निकल पड़ता है। तो आखिर क्यों एक भाई जो अपनी बहन से अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, उसने अपनी ही बहन को मारने का संकल्प लिया? चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत सन 1830 में होती है, जहां एक आदमी एक छोटी सी बच्ची को पीट रहा था। वो बच्ची अपने बड़े भाई से मदद मांगती है, जो ये सब देख रहा था, और उसका भाई भी वहां कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद वो आदमी उस छोटी सी बच्ची को एक जगह पर कैद कर देता है, और हमें पता चलता है कि ये आदमी उस बच्ची का पिता है। जिसके बाद इस तेज बारिश में उसका भाई चिंता अपनी बहन के पास जाता है, पर वहाँ उसकी बहन नहीं होती। जिसके बाद वो अपनी बहन को ढूंढने लगता है। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे उसकी बहन सुजुने सामने दिखाई देती है। सुजुने रोते हुए अपने भाई को देखती है, और जब चिंता उसके पास जाता है तब वो कहती है कि आप मुझसे दूर रहिए, वरना पिताजी आपको भी पीटेंगे। पर तभी चिंता कहता है, हम यहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद वो अपनी बहन के साथ यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों भाई बहन इस काली बरसात वाली ठंडी रात में एक जगह पर बैठ जाते हैं। यहाँ बहुत ठंड थी, पर ये दोनों इस बात से खुश थे कि ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन इसके कुछ देर बाद सुजुने बेहोश हो जाती है, और जैसे ही चिंता भी बेहोश होने वाला था, तभी उसे अपनी आंखों के सामने धुंधला धुंधला कोई शख्स नजर आता है। पर फिर वो बेहोश हो जाता है, और फिर जब उसकी आंख खुलती है तब हम देखते हैं कि वही आदमी जिंता को अपनी पीठ पर बैठाकर अपने साथ ले जा रहा था। उसकी बहन भी वही थी। जिसके बाद ये आदमी जिंता को नीचे उतारकर उसे खुद चलने को कहता है। जिसके बाद ये दोनों भाई बहन उस आदमी के साथ एक गांव में आते हैं, और हमें जानने को मिलता है कि इस गांव में सिर्फ ब्लैक स्मिथ रहते हैं, जो कटाना बनाते हैं। फिर जैसे ही ये सब उस आदमी के घर तक पहुंचते हैं, उस आदमी की बेटी अंदर से आकर अपने पिता के सीने से लग जाती है। जिसके बाद उस बच्ची के पिता कहते हैं कि अब से ये दोनों हमारे साथ रहेंगे, हमारे परिवार का हिस्सा बनकर। जो बात सुनी लड़की जिंता के पास जाकर अपना नाम शिरायुकी बताती है। ये दोनों भाई बहन भी उसे अपना नाम बताते हैं, पर सुजुने देखती है कि शिरायुकी जिंता से कुछ ज्यादा ही प्यार से बात कर रही है, जो शायद उसे पसंद नहीं आता। अब रात में जब जिंता को नींद नहीं आती, तब वो देखता है कि ये महाशय अपनी तलवार चमका रहे हैं, और ये एक पहरेदार हैं जो लोगों की हिफाजत करते हैं। अब अगले दिन जब शिरायुकी सुबह उठती है, वो जिंता को तलवारबाजी की प्रैक्टिस करता हुआ देखती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी एक साथ नदी में नहाते हैं। यहाँ इनकी एक और दोस्त बनती है। ये सब बहुत खुश होते हैं। अब शाम को घर लौटते वक्त इनकी नई दोस्त चितोसे की माँ उसे लेने के लिए आ जाती हैं। पर चितोसे की माँ को देख शिरायुकी की आंखों में जरा उदासी सी आ जाती है। जिसके बाद अब एक साथ जाते हुए जिंता कहता है, तुम्हारी माँ का नाम युकासे है ना? और मैं जानता हूँ कि उन्हीं की बदौलत हमें इस गांव में रहने की इजाजत मिली है, पर वो कभी श्राइन से घर नहीं आती। शिरायुकी कहती है, हाँ, क्योंकि वो इसुकी हिमे है। और दोस्तों, जो पुजारन अग्निदेव की पूजा करती है उसे इसुकी हिमे कहा जाता है, और उन्हें देखने की इजाजत सिर्फ गांव के मुखिया और शिरायुकी के पिता को है, क्योंकि इसुकी हिमे नॉर्मल लोगों के साथ बात नहीं कर सकती, उन्हें इसकी इजाजत नहीं है। शिरायुकी ने भी अपनी माँ को कई सालों से नहीं देखा। अब 3 साल गुजर जाते हैं। हम देखते हैं कि जिंता महाशय के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, पर महाशय आसानी से जिंता के वारों से बचकर उसे आसानी से हरा देते हैं। इसीलिए जिंता कहता है, मैं तो बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा। जिस पर महाशय कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है जिंता, तुम धीरे धीरे बेहतर होते जा रहे हो। जिसके बाद महाशय अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। तभी शिरायुकी अपने पिता को उनकी तलवार दे देती है। जिसके बाद शिरायुकी जिंता के पास आकर कहती है, तुम उदास हो गया तो तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते मुझे तुम्हें चीयर करना चाहिए। और वो उसका सिर सहलाने लगती है। पर असल में शिरायुकी की उम्र जिंता से कम है, पर शिरायुकी के अनुसार वो जिंता से ज्यादा मैच्योर है। और तभी वहाँ सुजुने आ जाती है। शिरायुकी कहती है, चलो अब खाने का वक्त हो गया। जिसके बाद ये दोनों जिंता की ओर अपने हाथ बढ़ाती हैं, और जिंता भी अपना हाथ बढ़ाता है। अगले सीन में जिंता काफी बड़ा हो चुका है, और यहाँ की जो पुजारन होती हैं वो जिंता की तारीफ कर रही थी, क्योंकि उसकी डीमन स्लेइंग स्किल्स बहुत कमाल की हैं। और इस बार चिंता ने एक ऐसे डीमन को मारा है जो इस गांव में भेष बदल कर आया था। तभी एक ताऊ बताते हैं कि डीमंस की उम्र 1000 साल से भी ज्यादा हो सकती है, पर सिर्फ एक जवान पुजारन का मांस खाकर ही एक डीमन अमर बन सकता है।
और इनकी जो पिछली पुजारन थी युकासे, उन्हें भी एक डीमन ने खा लिया था। और उस डीमन को ये लोग तभी हरा पाए जब शिरायुकी के पिता ने अपना बलिदान दिया। सो यहाँ पुजारन कहती हैं शायद से वो डीमन द सेक्रेट स्वॉर्ड याराई को हथियाना चाहते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इजुकी हिमे वंश को मिलती आई है। और किस्से कहानियों के मुताबिक ये पवित्र तलवार याराई इस गांव की बेस्ट स्मिथिंग टेक्निक के द्वारा बनाई गई थी और शायद से डीमंस अब इसी की ताकत हथियाना चाहते हैं। सो ये कियोमासा नाम का बंदा कहता है अब वो डीमंस अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अब मिस पुजारन की सेवा यहाँ 2 सेंटिनल्स करने वाले हैं। पर ये बात सच है कि उनमें से एक को तलवार चलाने के अलावा कुछ नहीं आता। यहाँ पर वो जिंता को टोंट मार रहा है, पर तभी पुजारन कहती है इस जगह पर सब बराबर हैं। और दोस्तों हम देखते हैं कि ये पुजारन और कोई नहीं बल्कि शिरायुकी है। जिसके बाद इनकी ये मीटिंग समाप्त होती है और सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं। जिंता के अलावा सब लोग चले जाते हैं और उसके बाद ये पुजारन अपने पर्दे में से बाहर आती हैं और वो सीधा आकर जिंता से कहती है तुम्हें मुझे प्रिंसेस बुलाने की बजाय मेरे नाम से बुलाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अलावा अब मुझे मेरे नाम से पुकारने वाला कोई नहीं बचा। जिसके बाद जिंता शिरायुकी का नाम लेता है, जिससे शिरायुकी खुश हो जाती है और इसके बाद वो जिंता को बताती है कि आज यहाँ सुजुने भी है। जिसके बाद ये दोनों प्रिंसेस रूम में झांकते हैं जहाँ सुजुने सो रही थी। पर दोस्तों सुजुने का शरीर अब तक बच्ची जैसा ही है, वो जरा भी नहीं बढ़ा। उसे देख चिंता कहता है मैंने कितनी बार इसे यहाँ आने से मना किया है, पर ये शिरायुकी कहती है कि ये यहाँ पर बस तुम्हें देखने आती है, क्योंकि जिंता के अब एक डीमन हंटर बन जाने की वजह से उसे घर जाने का मौका ही नहीं मिलता और इसी वजह से सुजुने जिंता से नहीं मिल पाती। जिसके बाद जैसे ही सुजुने की आंख खुलती है वो जिंता को देख वेलकम होम बोलती है। चिंता कहता है कि सुजुने मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि तुम्हें श्राइन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यही यहाँ के नियम है और तुम्हें नियमों का पालन करना होगा। सुजुने कहती है ठीक है। जिसके बाद सुजुने यहाँ से चली जाती है ताकि कोई उसे देख ना ले। उसके जाने के बाद शिरायुकी कहती है सुजुने कितनी प्यारी है ना। जिंता कहता है हाँ, पर कभी कभार बहुत परेशान कर देती है वो। जिसके बाद श्राइन की ओर ताऊ आते हैं और वो कहते हैं प्रिंसेस मैंने आपको जो प्रपोजल दिया था उसके बारे में आपका क्या कहना है। और फिर वो जिंता को देख उसे यहाँ से जाने को कहते हैं और जब जिंता कुछ कहने की कोशिश करता है तब शिरायुकी उसे वहां से जाने के लिए कह देती है। लेकिन जिंता के जाने से पहले वो कहती है तुम इस गांव के रखवाले हो और तुम्हें अपना कर्तव्य हमेशा निभाना होगा। और दोस्तों इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब शिरायुकी के माता पिता गुजर चुके थे और फिर रात के वक्त शिरायुकी जिंता को बताती है कि अब वो एक इजुकी हिमे बनने वाली है, क्योंकि उसकी माँ के जाने के बाद अब उसे ही इस गांव की जिम्मेदारियां संभालनी होगी। पर इसका मतलब ये भी होगा कि जिंता फिर शिरायुकी को कभी नहीं देख पाएगा। जिंता कहता है मैं अपने तरीके से तुम तक पहुंचूंगा और चाहे कुछ हो जाए तुम्हारे पिता की तरह एक डीमन हंटर बनकर इस गांव का वो योद्धा बनूंगा जो पुजारन की रक्षा करता हो। ये बात सुन शिरायुकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और शायद यही याद करते हुए प्रेजेंट में जिंता श्राइन से चला जाता है। पर इसके बाद हम 2 डीमंस को देखते हैं जो यहाँ एक प्लान बनाकर आए हैं और इनकी नजर है सुजुने पर। जिसके बाद अगले दिन सुबह जिंता उठ चुका है और फिर सुजुने भी उठ जाती है और जैसे ही सुजुने को पता चलता है कि आज दोपहर तक जिंता को श्राइन में जाने की जरूरत नहीं है, तब इस बात से सुजुने बहुत खुश हो जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि सुजुने की एक आंख बिल्कुल डीमन की तरह है और इसी वजह से वो हमेशा एक बैंडेज बांधे रहती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अब इनकी जिंदगी पहले से ज्यादा खुशहाल है। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर आती हैं मिस प्रिंसेस शिरायुकी और शिरायुकी छुप कर आई है ताकि वो आज जिंता के साथ वक्त गुजार सके। सुजुने कहती है हम सभी एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों एक साथ खाना खाने लगते हैं। सुजुने कहती है आपको कुछ अच्छा बनाना चाहिए था। जिंता कहता है चुपचाप खाना खाओ वरना मैं थप्पड़ मार दूंगा। जिस पर शिरायुकी कहती है तुम सुजुने को कभी थप्पड़ मार ही नहीं सकते। जिस पर वो कहता है जरूरत पड़ने पर एक भाई को कठोर भी बनना पड़ता है। पर ये दोनों ही जिंता की बातों को सीरियस नहीं लेती, क्योंकि जब सुजुने जिंता के सामने अपना चेहरा करती है तब जिंता उसे थप्पड़ नहीं मार पाता। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुजुने बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि जिंता को आज पूरा दिन शिरायुकी के साथ बिताने को मिला है, जिससे जिंता खुश होगा और जिंता को खुश देख सुजुने खुश होती है। जिसके बाद ये दोनों सुजुने को यहीं छोड़ चले जाते हैं। जिसके बाद इन दोनों को एक साथ घूमते हुए एक किसान देख लेता है और वो हैरान हो जाता है कि जिंता किसी खूबसूरत लड़की के साथ है। और दोस्तों फिर तेजी से इसकी खबर पूरे टाउन में फैलने लगती है। जिसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं। यहाँ ये चित्तो से जिंता से पूछती है कि ये लड़की कौन है। जिंता कहता है मेरी एक दोस्त
जिसके बाद ये दोनों अपना ऑर्डर देते हैं और इसके बाद ये दोनों बात करते हैं कि चितो से शिरायुकी को नहीं पहचान पाई क्योंकि उसने कई सालों से शिरायुकी को नहीं देखा है। तभी चितो से इनका ऑर्डर लेकर आ जाती है। पर दोस्तों, इनके ऑर्डर के अलावा चितो से जिंता के लिए उसकी फेवरेट डिश लेकर आती है जो उसे बचपन से पसंद है। उस राइस क्रैकर को खाने के बाद जिंता कहता है ये बहुत अच्छा है, जो बात सुन चितो से खुश होकर यहाँ से चली जाती है। जिंता कहता है अब हम पहले जितने फ्रेंडली नहीं रहे क्योंकि अब मैं ब्लेज सेंटिनल बन चुका हूँ। जिसके बाद ये दोनों बातें करते हैं। जिंता कहता है तुम्हारे पिता हमेशा कहा करते थे कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती। उन्होंने मुझे जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। शिरायुकी कहती है मैं दुआ करूंगी कि हम मेरे माता पिता की तरह उनके नक्शे कदम पर चल सकें। अब शाम के वक्त ये नदी किनारे आते हैं और आज का दिन उसके साथ बिताने के लिए शिरायुकी जिंता को शुक्रिया कहती है। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल पहले की तरह बात करना चाहती थी, तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती थी और यहाँ मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। जिसके बाद वो जिंता को बताती है कि वो कियोमासा से शादी करने वाली है। गांव के चीफ ने मुझसे कहा कि डीमंस मुझे मारने के लिए आएंगे, इसलिए मुझे जल्द से जल्द अपना उत्तराधिकारी पैदा कर देना चाहिए। और कियोमासा इसी गांव में पैदा हुआ। हम दोनों की शादी सभी के लिए फायदेमंद रहेगी और गांव की पुजारन होने के नाते मैं इसे मना नहीं कर सकती। पर शिरायुकी होने के नाते मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और अगर मुमकिन हो तो मैं तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहूंगी। पर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम इसके लिए कभी राजी नहीं होगे। जिंता कहता है मैंने इजुकी हिमे की हिफाजत करने की कसम खाई थी, शिरायुकी की नहीं, और इसीलिए मैंने हर दिन कड़ी मेहनत की। पर आज अगर मैं तुम्हारे साथ भाग गया तो वो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी और मैं ऐसी जिंदगी कभी नहीं जी पाऊंगा। जो सुन शिरायुकी कहती है तुम और मैं एक जैसे हैं, हम प्रायोरिटी उन्हीं चीजों को देते हैं जो जरूरी होती हैं। अगर मैं तुम्हारे साथ भाग भी गई तब भी मैं तुमसे कभी नजरें नहीं मिला पाऊंगी और इसीलिए मैं एक इजुकी हिमे के तौर पर अपनी जिंदगी जीऊंगी, लेकिन मेरा दिल आखिरी दम तक सिर्फ तुम्हारे लिए धड़केगा। जिंता भी वादा करता है कि वो भी उसका रक्षक बनकर हमेशा उसकी हिफाजत करेगा। पर दूसरी ओर हम सुजुने को बिल्कुल अकेला देखते हैं, बिल्कुल तन्हा। जिसके बाद शाइन में जिंता को पता चलता है कि पास ही के जंगल में 2 डीमंस को देखा गया है और उन्हें खत्म करने की जिम्मेदारी जिंता को सौंपी जाती है। अब फिर जब जिंता यहाँ से जाने लगता है तब कियोमासा उसे रोकता है और कहता है तुम जान चुके हो ना कि इजुकी हिमे और मैं शादी करने वाले हैं, तब भी तुम इतना शांत क्यों हो? जिंता कहता है राजकुमारी की खुशी और इस गांव की सुख शांति के लिए। ये बात सुन कियोमासा कहता है सच में तुम पागल हो। जिंता ये कहकर चला जाता है कि शायद हाँ। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शिजुने जो घर पर अकेली थी उसके पास एक मोहतरमा आती है। दूसरी ओर जिंता जंगल में आगे बढ़ रहा था पर तभी अचानक उस पर हमला हो जाता है। पर जिंता अपनी तलवार से उस हमले को रोक चुका था और तभी धुएं में से निकलता है एक डीमन। उसे देखते ही जिंता उसकी ओर हमला करने जाता है पर इसका शरीर बहुत मजबूत था, साथ ही जिंता थोड़ा घायल भी हो जाता है। लेकिन इसके बाद जिंता इस डीमन पर एक और स्ट्राइक करता है और इस बार जिंता के हमले से इस डीमन का एक हाथ कट जाता है। लेकिन इसके बाद वो डीमन अपना हाथ उठाकर कहता है मैं जानता था इसमें मजा आएगा। इंसानों के मुकाबले हम डीमंस की उम्र बहुत ज्यादा होती है पर इंसान अपनी टेक्निक्स को पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को सौंपते रहते हैं। वैसे फिलहाल तुम्हें ये जानना चाहता हूँ आखिर तुमने ये तलवार क्यों उठाई हुई है? जिंता कहता है उन लोगों की हिफाजत करने के लिए जो मेरे दिल के करीब हैं। दूसरी ओर उस डीमन की वो दूसरी साथी डीमन सुजुने के पास आई हुई है और यहाँ वो सुजुने से कहती है शायद तुम अपने भाई से कुछ ज्यादा ही प्यार करती हो और यही प्यार तुम्हें अब तक इंसान बनाए हुए हैं। सुजुने उस डीमन से कहती है हाँ मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ। सो अब वो डीमन उसे बताती है कि कोई तुम्हारे भाई को नुकसान पहुंचाना चाहता है और मैं तुम्हें वो ताकत देने आई हूँ जिससे तुम अपने भाई को बचा सको। लेकिन सुजुने एक डीमन के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर देती है। लेकिन तभी वो डीमन सुजुने के माथे पर उंगली रखती है जिससे सुजुने को कुछ दृश्य दिखाई देने लगते हैं जहाँ शिरायुकी कियोमासा के साथ वो सब करने के लिए कपड़े उतार रही है। ये डीमन कहती है मैं भविष्य देख सकती हूँ, साथ ही दूसरों को भी कुछ झलकें दिखा सकती हूँ। सुजुने कहती है नहीं ये सब झूठ है। वो डीमन कहती है चलो ठीक है तो तुम खुद चलकर क्यों नहीं देख लेती? मेरी बात मानो तभी तुम अपने भाई को बचा पाओगी। और अपने भाई के लिए सुजुने उस डीमन की ओर हाथ बढ़ा देती है। दूसरी ओर चिंता उस डीमन से पिटते हुए नदी में आ गिरता है। तभी वो डीमन भी उसके पीछे आ जाता है। अब यहाँ चिंता भी उस डीमन से एक सवाल पूछता है आखिर तुम इंसानों को दर्द क्यों पहुंचाते हो? ये कहता है हम डीमंस अपनी जिंदगी में किसी न किसी उद्देश्य के साथ आते हैं
और मेरा उद्देश्य यहीं पर है और इंसानों को मारना हमारी फितरत है, वरना हम डीमंस कैसे कहलाएंगे। और इसके बाद वो डीमन जिंता से लड़ने के लिए अपनी ताकत को बढ़ा लेता है। जिंता गहरी सांस लेकर डीमन पर हमला करने जाता है, पर डीमन के हमले से उसका एक हाथ कट जाता है और वो डीमन अपने दांतों से जिंता की तलवार भी तोड़ देता है। पर तभी जिंता अपनी टूटी हुई तलवार पकड़ उसे डीमन की छाती में दे मारता है और अपना पूरा जोर लगा देता है और खून बहने की वजह से वो डीमन वहां मारा जाता है। पर मरते हुए वो डीमन कहता है, मैंने अपना उद्देश्य पूरा कर दिया। अब से 170 साल बाद शैतानों का देवता इस गांव में आएगा सब कुछ तबाह करने के लिए। और तभी अचानक जिंता के जहन में सुजुने का जिक्र आता है और यहाँ ये डीमन कहता है, इंसान ये लो मेरी ओर से तुम्हारे लिए तोहफा। और उस डीमन का वो कटा हुआ हाथ जिंता के मुंह को पकड़ लेता है और अब उस डीमन की आवाज आती है, तुम ये तलवार दूसरों की हिफाजत करने के लिए उठाते हुए है ना, लेकिन क्या हो जब वो लोग तुम्हारी हिफाजत के लायक ही ना बचे। और जिंता यहाँ बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कियोमासा शिरायुकी के साथ वो सब करना चाहता है। इस वक्त सबसे सही वक्त है, यहाँ कोई नहीं है। अब शिरायुकी आंखों में आंसू लिए जिंता को याद करते हुए अपने कपड़े उतारने लगती है, जो देख कियोमासा कहता है, सच में तुम दोनों पागल हो। और अब जैसे शिरायुकी आगे बढ़ती है, कियोमासा अपने कदम पीछे करने लगता है, लेकिन इनके कुछ करने से पहले ही वहाँ ये दरवाजा तोड़ डीमन आ जाती है और उसी के साथ यहाँ आ चुकी थी सुजुने। दूसरी ओर जिंता को होश आता है, वो देखता है कि उसका कटा हुआ हाथ वापस आ चुका है। जिंता तुरंत भागकर सुजुने के लिए जाने लगता है, पर तभी जिंता देखता है कि गांव में चारों ओर आग लगी हुई है। यहाँ सुजुने शिरायुकी से पूछती है, मुझे लगा कि तुम जिंता से प्यार करती हो, पर देखकर लगता है कि तुम्हारे लिए तो कोई भी चलेगा। जिंता अपने घर पर पहुंचता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। वहीं गांव के लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ सुजुने कहती है, बस अपनी भाई की खुशी के लिए मैंने अपने जज्बातों को दिल में दबा कर रखा, पर लेकिन तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? शिरायुकी कहती है, मैं समझ चुकी हूँ कि तुम अपने भाई से बहुत प्यार करती हो, इतना प्यार कि तुमने चिंता के लिए अपने शरीर को छोटा रखा ताकि तुम हमेशा उसकी छोटी बहन रहो। पर तुम मुझे माफ कर दो, इसूकी ही में होने के नाते मुझे इस गांव की लीगेसी को बचाना होगा। जो सुजुने कहती है कि क्या तुम्हारे लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ना चाहा और तुम वो सब कुछ फेंक रही हो? वो हंसते हुए कहती है, तुमने तो मुझे बेवकूफ बनाकर रख दिया, पर अब मैं हर एक चीज का हिसाब लूंगी। वो डीमन सुजुने के कान भरते हुए कहती है, मैंने तुम्हें बताया था ना, ये राजकुमारी एक ऐसी औरत है जो तुम्हारे भाई को धोखा देकर किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है और अब सिर्फ तुम अपने भाई को बचा सकती हो इस औरत को मारकर। ये बात सुनते ही सुजुने की बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लैक पावर निकलती है और अगले ही पल में सुजुने एक एडल्ट लड़की बन जाती है और एक पूरी डीमन। जब कियोमासा उसे बचाने के लिए तलवार उठाता है, तब वो फीमेल डीमन उसे ये कहकर दूर फेंक देती है कि ये दो औरतों के बीच की लड़ाई है। जिसके बाद वो फीमेल डीमन सुजुने से कहती है कि तुम्हें इस औरत को उस तलवार से मारना चाहिए जिसकी ये हिफाजत करती आई है, इससे इसकी आत्मा को खुशी मिलेगी। जिसके बाद वो कियोमासा को यहाँ से ले जाती है और सुजुने याराई तलवार निकालती है। तभी जिंता यहाँ भागते हुए आता है, उसे देख शिरायुकी उसकी ओर भागती है। जिंता भी उसे सीने से लगा लेता है, पर अगले ही पल में शिरायुकी की गर्दन धड़ से कटकर अलग फिक जाती है और सुजुने आकर कहती है, आप ठीक तो है ना भैया? उसके हाथों में शिरायुकी का सिर था और इसके बाद सुजुने पागलों की तरह शिरायुकी की बॉडी में ये तलवार मारने लगती है। जिंता गुस्से में आकर अपनी तलवार से सुजुने पर वार करता है। सुजुने कहती है, क्या हुआ भैया, आप मुझ पर हमला क्यों कर रहे हैं? ये मैं हूँ आपकी सुजुने। ये सुन जिंता कहता है, क्या तुम सुजुने हो? पर तुमने शिरायुकी के साथ वो क्यों किया? सुजुने कहती है, वो राजकुमारी आपको धोखा दे रही थी, वो किसी और से शादी कर रही थी, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। अब आपको दुखी नहीं होना पड़ेगा, चलिए भैया अब हम घर चलते हैं। पर जिंता कहता है, तुमने उन लोगों को धोखा दिया है जिन्होंने हमें बचपन से पाला पोसा। तुमने शिरायुकी को भी मार दिया और अब तुम घर जाना चाहती हो। मैं समझ चुका हूँ कि मेरी बहन सुजुने बहुत लंबे वक्त पहले मुझे छोड़कर जा चुकी है। जिसके बाद जिंता सुजुने पर वार करने लगता है, पर उसकी तलवार ही टूट जाती है। लेकिन इसके बाद उसकी बॉडी में से भी डीमन पावर निकलने लगती है। उसका हाथ उसी डीमन की तरह हो जाता है जिससे जिंता ने फाइट की थी। सुजुने कहती है, आखिर आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं भैया? मैंने तो उसे आपको खुश करने के लिए मारा है। पर जिंता गुस्से में कहता है, अपना मुंह बंद रखो। जो सुन सुजुने रोते हुए कहती है, ओ तो आपने मुझे
बाकी सबकी तरह छोड़ देंगे। आप भी बाकी सबकी तरह निकले। आप मेरी दुनिया थे, पर अब आप मुझे मारना चाहते हैं। और यही कहकर वो बिजली की तेजी से जिंता पर हमले करने लगती है और फिर वो अपना हाथ जिंता के पेट में मार देती है, लेकिन फिर वो अपना हाथ निकाल नहीं पाती। और इसके बाद जिंता अपनी पूरी ताकत से सुजुने पर वार करता है, लेकिन इतने खतरनाक हमले से भी सुजुने मरती नहीं। उसे जिंदा देख जिंता फिर से उस पर हमला करने जाता है और ये हमला सुजुने को खत्म कर देता अगर उसके सामने ये फीमेल डीमन ना आती और ये सुजुने को यहाँ से भागने को कहती है। सुजुने वहाँ से जाने लगती है। जिंता अपना हाथ इस डीमन की बॉडी से निकालने की कोशिश करता है, पर वो डीमन उसे ऐसा नहीं करने देती। पर जाने से पहले सुजुने कहती है, अब मैं हर एक चीज से नफरत करने लगी हूँ। मैं ये दुनिया खत्म कर दूंगी, पर सब कुछ खत्म होने से पहले मैं आपके पास आपसे आखिरी बार मिलने के लिए जरूर आऊंगी। फिर ये डीमन हंसते हुए कहती है, आखिरकार मैंने अपना उद्देश्य पूरा कर दिया। मैंने भविष्य देखा है। आने वाले वक्त में डीमंस बस लोगों के मनोरंजन के लिए किस्से कहानी बनकर रह जाएंगे और यहाँ मैं खुशी खुशी मर सकती हूँ। और वो डीमन यहाँ मारी जाती है। तभी अचानक बारिश होने लगती है और गांव में जो आग लगी थी वो बुझने लगती है, जिसके बाद चिंता शिरायुकी की बॉडी के पास आता है और रोते हुए कहता है, मैं किसी की हिफाजत नहीं कर पाया। और फिर वो वहाँ चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। कुछ दिन गुजरते हैं। गांव में रिपेयरिंग का काम चालू हो गया है और यहाँ चिंता भी अपनी सारी पुरानी यादें छोड़ यहाँ से निकलने वाला है। पर तभी उससे गांव का चीफ मिलने आता है। इसके बाद चिंता इन्हें बताता है कि वो ये गांव छोड़कर जा रहा है ताकि वो आने वाले वक्त में शैतानों के देवता को रोकने की तैयारी कर सके और मुझे ये सब का अंत करना होगा, क्योंकि दोस्तों वो शैतानों की देवता जिंता की बहन सुजुने ही होने वाली है। और क्योंकि सुजुने ने जिंता के प्यार को मारा है, इसीलिए जिंता सुजुने को मार देगा। पर अगर मुमकिन हो तो वो एक शांति का रास्ता भी अपनाना चाहेगा। ये बात सुन गांव का चीफ जिंता को याराई तलवार देता है ताकि वो इसे अपने साथ ले जाए। और अब चिंता ही इस तलवार का असली हकदार है और अब पुराने रीति रिवाजों के मुताबिक उसके नाम में कांची ऐड होगा। अब चिंता का नाम है जिन्या। और इसके अलावा इस तलवार का ख्याल रखने वाला इसुकी ही में खानदान खत्म हो चुका है और ये तलवार मंदिर में पड़ी बस धूल खाती रहेगी। इसीलिए चिंता को ये तलवार अपने साथ ले जानी ही होगी, राजकुमारी शिरायुकी के लिए भी। और अगले ही पल में मुखिया छुप कर कहता है, मैं जानता था कि तुम और राजकुमारी एक दूसरे से प्यार करते हो, पर मेरा पोता कियोमासा भी राजकुमारी से प्यार करता था और इसीलिए मैंने अपने पोते के लिए राजकुमारी की शादी अपने पोते से करवानी चाहिए। ये सब जानकर भी जिंता मुखिया को उठाता है और अपने एक नए सफर पर निकल पड़ता है। पर तभी चितोसे उसके पास आकर कहती है, मेरी नजरों में तुम जैसे कल थे वैसे ही आज भी हो चिंता, इसीलिए प्लीज रुक जाओ। पर चिंता ये कहकर जाने लगता है, मैं वादा करता हूँ मैं लौट कर आऊंगा। और अब चिंता अपने नए सफर पर निकल पड़ता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, 170 साल। हाँ। और दोस्तों ऐसे ही वक्त पल भर में गुजर जाता है। 170 साल गुजर चुके हैं और एक बंदा जिसके हाथ में तलवार है वो एक श्राइन में आता है और फिर यहाँ इस श्राइन की मीको यानी पुजारन से मिलता है। एपिसोड 2 जिंता के सफर को आगे बढ़ाते हुए 1850 में आता है। यहाँ हम एक गांव को देखते हैं और यहाँ हमें ज़ेंजी नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि सुगाया जनरल स्टोर में काम करता है। जिसके बाद हम जिंता को एक शख्स के आगे बैठा हुआ देखते हैं। तभी वो शख्स ज़ेंजी से कहता है, बाकी का काम तुम संभाल लो। और ये कहकर वो शख्स यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ज़ेंजी अपना इंट्रोडक्शन देता है, मेरा नाम ज़ेंजी है और मैं सुगाया जनरल स्टोर में एक क्लर्क हूँ। जिंता उसे अपना नया नाम बताता है, जिनिया। और अब तक ज़ेंजी के बॉस ने जिंता को सिर्फ इतना ही बताया है कि एक डीमन उनकी बेटी की जान लेना चाहता है जिसे वो मरवाना चाहते हैं। ज़ेंजी जिंता को आगे बताता है कि जिंता को बॉस की बेटी नासु का बॉडीगार्ड बनकर रहना होगा जो कि इस साल 13 साल की हो जाएगी। कुछ दिनों से नासु को अपने कमरे के बाहर एक डीमन दिखाई दे रहा है जो उसे देख यही कहता है, मेरी बेटी को लौटा दो। शायद से उस डीमन को लगता है कि नासु उसकी बेटी है और इसीलिए वो उसे किडनैप करना चाहता है। पर तभी वहाँ नासु आ जाती है। जिंता को देख वो कहती है, ओह तो तुम हो मेरे बॉडीगार्ड, तुम यहाँ से जा सकते हो। और जब ज़ेंजी नासु को समझाने की कोशिश करता है तब वो कहती है, ये जरूर से कोई स्कैमर है जो बस यहाँ झूठा डीमन हंटर बनकर पैसे कमाने आया है। तुम मेरी बात सुनो, हम तुम्हें एक फुटी कौड़ी नहीं देने वाले, इसलिए यहाँ से निकल जाओ। और ये कहते हुए वो यहाँ से चली जाती है और फिर अगले सीन में रात हो जाती है। नासु अपने कमरे में थी
तभी बाहर से ज़ेंजी की आवाज आती है जो कहता है कि आपने अपने बॉडीगार्ड को तो भगा दिया, पर कम से कम मैं तो यहाँ रुक ही सकता हूँ ताकि मैं उस डीमन को आपसे दूर रख सकूं। पर दोस्तों, नासु अंदर ही अंदर ये बात जानती है कि उसकी बात पर शायद किसी को यकीन नहीं है, क्योंकि लोगों की नजरों में डीमंस बस कथा कहानियां हैं। और अब नासु कहती है, मैं उनकी असली बेटी नहीं हूँ, शायद से इसीलिए वो मुझसे प्यार नहीं करते। और अगले ही पल में नासु के कानों में उस डीमन की आवाज सुनाई देने लगती है। और अगले ही पल में ज़ेंजी देखता है कि उसके सामने एक काला साया उमड़ रहा है। नासु झांक कर बाहर देखती है, उसके सामने वही डीमन आ चुका था। ये डीमन आगे बढ़ते हुए कहता है, मेरी बेटी को लौटा दो। और भाई ज़ेंजी को लगता है कि अब तो वो गया। पर अगले ही पल में जिंता वहां आकर उस डीमन का हाथ काट देता है। पर जिंता को देख अब भी वो डीमन यही कहती है कि मेरी बेटी को लौटा दो। सो अब जिंता अपनी तलवार से वार करके उस डीमन के 2 टुकड़े कर देता है, जिसके बाद वो डीमन साये सा वहां से गायब हो जाता है। नासु बाहर आकर कहती है, क्या वो डीमन मर चुका है? जिंता बताता है कि जब डीमंस मरते हैं वो सफेद सी धुंध में गायब होते हैं, यानी कि ये डीमन अब भी जिंदा है और वो वापस आएगा। अब अगले दिन ज़ेंजी जिंता से कहता है, आपके मुताबिक वो डीमन अब तक मरा नहीं है, तो क्या आप आज रात यहाँ फिर से रुक सकते हैं? पर जिंता कहता है, ज़ेंजी तुम मुझे नासु के बारे में और बता सकते हो? वो डीमन बार बार यही कह रही थी, मेरी बेटी को लौटा दो। ज़ेंजी बताता है कि लेडी नासु के असली पेरेंट्स के मरने के बाद बॉस ही उनका पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो जरा भी बुरी नहीं है, वरना बॉस उन्हें कभी अडॉप्ट नहीं करते। और बॉस की जिंदगी में भी कम दुख नहीं है। उनकी बीवी को एक डीमन ने मार दिया और फिर उनका बेटा भी कहीं भाग गया, और इन सब का दोष बॉस डीमंस को देते हैं। जिंता कहता है, ओह ऐसी बात है। अब शाम के वक्त हम नासु और उसके पिता को एक साथ खाना खाते हुए देखते हैं। ये महाशय पूछते हैं, नासु जो बॉडीगार्ड मैंने तुम्हारे लिए चुना है वो कैसा है? वो कहती है, उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि वो कोई बुरा आदमी है। मेरा इतना ख्याल रखने के लिए आपका शुक्रिया। महाशय कहते हैं, हर एक पिता अपने बच्चे की बहुत शिद्दत से परवाह करता है, इसीलिए तुम्हें शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। ये बात सुन नासु को अच्छा लगता है और वो पूछती है कि पिताजी आपने उसी आदमी को हायर क्यों किया? वो कहते हैं, कुछ वक्त से डीमंस के देखे जाने की खबरें बढ़ रही हैं। साथ ही एक बात काफी चर्चा में है कि एक आदमी मात्र एक तलवार से डीमंस को मार रहा है, और ये वही आदमी है, और मैं जानता हूँ कि ये भरोसेमंद है। ये बात सुन नासु समझ जाती है कि उसके पिता को इस बात पर यकीन था कि वो डीमन को लेकर झूठ नहीं कह रही है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नासु अपने पिता के साथ वक्त बिताते हुए यही सोच रही थी कि इनकी बीवी को एक डीमन ने मार दिया और इनके बेटे को भी एक डीमन ने किडनैप कर लिया, पर फिर भी इन्हें लगता है कि इनका बेटा लौटकर जरूर आएगा। पर लोग यही बातें करते हैं कि आखिर उन्होंने एक लड़के की बजाय लड़की को अडॉप्ट क्यों किया, और ये बातें याद करते हुए नासु को बहुत बुरा लगता है। अब रात के वक्त हम नासु के कमरे के बाहर ज़ेंजी और जिंता को देखते हैं। नासु ज़ेंजी को देख कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो उस डीमन से लड़ भी नहीं पाओगे। और ज़ेंजी ये बात सुन उदास हो जाता है, और इसके बाद वो जिंता से कहती है, मेरे पिता को तुम पर बहुत यकीन है, इसीलिए मैं भी तुम पर भरोसा करती हूँ। जिंता कहता है, अपने पिता की वजह से हाँ, आपका एक बहुत ही प्यारा परिवार है। पर वैसे मैंने कुछ अफवाहें सुनी हैं मास्टर जूसो के खोए हुए बेटे के बारे में। ये सुनते ही नासु गुस्से में कहती है, मैं उस लड़के के बारे में कुछ नहीं जानती जो अपने घर से भाग गया हो। जिंता कहता है, मुझे माफ कीजिएगा। पर फिर नासु कहती है, क्या एक इंसान और डीमन के बीच कोई बच्चा पैदा हो सकता है? जिंता कहता है, हाँ। सो अब नासु को लगता है कि वो डीमन शायद से उसकी माँ है जो उसे लेने के लिए आई है। पर जिंता कहता है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो डीमन आपकी माँ नहीं है। वैसे क्या तुम जानते हो डीमंस कैसे पैदा होते हैं? ज़ेंजी कहता है, बिल्कुल हमारी तरह डीमंस को जन्म उनके माता पिता देते होंगे। जिंता कहता है, हाँ ऐसा होता है, पर डीमंस तब भी पैदा होती हैं जब कोई डीमन किसी इंसान के साथ वो सब करता है, और वो तब भी पैदा होते हैं जब कई सारी नकारात्मक भावनाएं आपस में जुड़ जाती हैं। और अगले ही पल में हम देखते हैं कि नासु घबराने लगी है, क्योंकि इनके सामने वो डीमन फिर से आ चुकी है। वो आते ही जिंता पर हमला करती है, पर जिंता उसे पीटकर जमीन से लगा देता है। ज़ेंजी कहता है, इसे जल्दी से खत्म कर दो। पर जिंता नासु से पूछता है, क्या मैं सच में इसे खत्म कर दूं? क्योंकि अगर इस वक्त मैं इसे मार भी दूं तब भी ये वापस आएगी, क्योंकि इस डीमन को पैदा नासु के इमोशंस ने किया है।
नासु की वो भावनाएं जो ये चाहती हैं कि नासु के पिता उस पर ध्यान दें, और ये डीमन भी यही कर रहा है, सिर्फ नासु पर ध्यान दे रहा है। नासु चिल्लाकर कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिंता कहता है, मैं जितनी चाहे बार इसे मार दूं, ये फिर से पैदा होकर आएगा, क्योंकि ये तुम्हारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। नासु कहती है, तो अब मैं क्या करूं? जिंता कहता है, मुझसे बस ये कह दो कि मैं इस डीमन को मार दूं। और अब हमें पता चलता है कि नासु अपने पिता से बहुत प्यार करती है, पर उसे लगता है कि उसके पिता उससे प्यार नहीं करते, और लोगों के मुंह से कई तरह की बातें सुन नासु को और भी ज्यादा बुरा लगता। और अब नासु रोते हुए कहती है, ये डीमन मैं ही हूँ, यानी कि मुझे मरने की जरूरत है। पर सेंसी उससे कहता है, आप गलत सोच रही हैं। मैं जानता हूँ कि बॉस आपसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं, और आप भी उनकी कितनी ज्यादा परवाह करती हैं। बस बॉस की दिक्कत ये है कि वो अपनी भावनाओं को सही से जाहिर नहीं कर पाते। आपको बस उनसे दिल खोलकर बातें करने की जरूरत है, और मुझे यकीन है कि वो भी आपसे दिल खोलकर बातें करेंगे, बिल्कुल एक परिवार की तरह। जेंजी की बातों से नासु को हिम्मत मिलती है, जिसके बाद वो जिंता से इस डीमन को खत्म करने को कहती है। जिसके बाद जिंता अपनी तलवार निकालता है और इसके बाद इस डीमन की ओर आगे बढ़ता है और एक ही स्लैश में इस डीमन को काट देता है। जिसके बाद वो डीमन सफेद धुंध बनकर गायब होने लगता है। दोस्तों, नासु ने यहाँ पर अपने नेगेटिव इमोशंस पर जीत हासिल कर ली है, जिसके बाद वो चैन की नींद सो जाती है। पर हम जिंता को बाहर देखते हैं और वो देखता है कि वो डीमन अब तक मरा नहीं है, वो फिर से रीजनरेट कर रहा है। और यही देख जिंता कहता है, इस जगह पर एक और औरत थी जिसके अंदर डीमन बनने की काबिलियत थी। ये डीमन सिर्फ नासु की वजह से ये बात नहीं कहता कि मेरी बेटी को लौटा दो। ये डीमन पूरी तरह से रीजनरेट करके यही बात कहता है, मेरी बेटी को लौटा दो। जिंता कहता है, ये डीमन यहाँ उस बच्ची की बात कर रहा है जिसे जुजो सामा की बीवी ने पैदा किया था, और वो है सुसुने। और दोस्तों, ये डीमन सिर्फ नासु की भावनाओं से नहीं बल्कि जिंता की मरी हुई माँ की भावनाओं से मिलकर पैदा हुई है। और जैसे ही जिंता को इस बात का एहसास होता है, ये डीमन टूट टूट कर यहीं गिरने लगती है। और अब जिंता कहता है, हर किसी को वर्तमान में जीना चाहिए, हम खुद को हमेशा पास्ट में कैद करके नहीं रख सकते, इसीलिए प्लीज अब आप आराम कीजिए। और यही कहकर जिंता उस डीमन को पूरी तरह से खत्म कर देता है। और ये डीमन कहीं ना कहीं जिंता की माँ ही थी। अब अगले दिन वक्त आता है जिंता के जाने का। जेंजी जिंता को शुक्रिया कहता है। नासु भी कहती है कि वो खुद को बदलेगी, पर ऐसा करने में उसे थोड़ा वक्त लगेगा। साथ ही वो यहाँ शुक्रिया भी कहती है। जिंता कहता है, शुक्रिया मत कहो, शायद मैंने भी यहाँ पर एक बहुत पुराना कर्ज चुका दिया है। जब मैं छोटा था तब मैं उसी चीज को हकीकत मानता जो मैं अपनी आंखों से देखता, पर कई बार चीजें हम जितना सोचते हैं उनसे ज्यादा गहरी होती हैं, और मैं बस उस वक्त ये बात नहीं समझ सका और असल हकीकत से भाग गया, और मैं यहाँ उसी की भरपाई करना चाहता था। नासु को उसकी बातें समझ नहीं आती, पर जिंता अलविदा कहकर अब जाने लगता है। उसके वहां से निकलते ही जुजो सामा बाहर निकलते हैं। जेंजी कहता है, आपको भी उसे शुक्रिया कहना चाहिए था, पर वो कहते हैं, मुझे ऐसा करना जरूरी नहीं लगा, मुझे यकीन था कि वो ये काम कर लेगा। जेंजी पूछता है, आपको उस पर इतना यकीन क्यों था? महाशय कहते हैं, पागलों जैसी बात मत करो, हर पिता को अपने बेटे पर भरोसा होता है। पर उसे ये बात समझ ही नहीं आती। पर दोस्तों, हम समझ जाते हैं कि जिंता इन महाशय की ही औलाद है, और यही कहानी की शुरुआत में सुजुने को पीट रहे थे। अब जैसे ही ये जाने लगते हैं, नासु कहती है, क्या मैं भी आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? क्योंकि जाने से पहले उसने मुझसे कहा कि मुझे दूसरों के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को उनके लिए अच्छे कार्य करके उनकी काइंडनेस को लौटाना चाहिए। जो सुन महाशय कहते हैं, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक बच्चा अपने माता पिता के सारे रहमो करम का कर्जा चुका सकता है एक अच्छी जिंदगी जीकर। दूसरी ओर हम जिंता को देखते हैं जो आसमान की ओर देख मुस्कुरा रहा था। और दोस्तों, यहीं ये पार्ट 1 एंड होता है। वैसे मैं तुमसे पूछना चाहूंगा कि तुम्हें क्या लगता है, शिरायुकी ने जो किया वो सही था या सुजुने ने जो किया वो सही था? लेकिन अपना जवाब देने से पहले ये याद रखना कि शिरायुकी ने वो सब अपने गांव के लिए किया और सुजुने ने अपने भाई के लिए। वैसे यहाँ कसूर गलतफहमी का भी हो सकता है, पर तुम इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में बताओ। एपिसोड 3 शुरू होता है जहाँ कहानी अब 1853 तक आ चुकी है, और यहाँ हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ ओफू नाम की लड़की कांपते हुए हमारे जिंता के लिए खाना लेकर आती है। जैसे ही जिंता खाना शुरू करने वाला होता है,
तभी इस लड़की के पिता, जो कि इस रेस्टोरेंट के मालिक हैं, वो जिंता को बताते हैं कि हाल ही में हमारे यहाँ एक सीरियल किलर घूम रहा है, इसीलिए उन्हें अपनी बेटी की बहुत चिंता हो रही है। महाराज को जल्द से जल्द उस किलर के बारे में कुछ करना चाहिए। वैसे दोस्तों, इनकी दुकान खुले बस 10 दिन ही हुए हैं और इन्हें ये जगह काफी सस्ते में मिल गई थी। वैसे लड़के, तुम यहाँ लगातार 5 दिनों से आ रहे हो हमारे इस खतरनाक गाँव में, ये काफी अजीब है। ओफू कहती है, पिताजी आप ये कैसी बात कर रहे हैं? पर महाशय कहते हैं, वैसे तुम्हें हमारी दुकान का खाना कैसा लगा? जिंता कहता है, बुरा भी नहीं है और बहुत अच्छा भी नहीं। महाशय कहते हैं, तुम्हारे बोलने का तरीका काफी कठोर है, शायद से तुम्हारे साथ काफी बुरी घटनाएं घटी हैं। अब जिंता अपना बिल पे कर देता है। महाशय कहते हैं, तुम्हारे पास तो काफी पैसे हैं, आखिर काम क्या करते हो तुम? जिंता ये बताकर जाने लगता है कि वो डीमंस को मारता है। ये बात सुन महाशय जिंता को बताते हैं कि जो सीरियल किलर इनके गांव में घूम रहा है वो बहुत अजीब ढंग से लोगों को मारता है और जिस हालत में इन्हें मरे हुए लोगों की लाशें मिलती हैं, लोगों का कहना है कि ये काम किसी डीमन का ही है। तभी ओफू आकर कहती है, डीमंस और सीरियल किलर ये चीजें कितनी डरावनी हैं। वैसे सर आप अपना ख्याल रखिएगा। जिंता कहता है, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो तुम मुझसे ये बात कह रही हो। और ओफू कहती है, पर मुझे तो आपके अंदर एक प्यारा बच्चा नजर आता है। और अब जिंता यहाँ कुछ नहीं कह पाता। अब रात के वक्त एक ब्रिज के पास जिंता खड़ा होकर डीमन के आने का इंतजार कर रहा होता है, पर यहाँ कोई नहीं आता, इसीलिए वो जाने लगता है। पर अचानक ही उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो तेजी से भागकर उस जगह पहुँचता है जहाँ आवाज आई थी और यहाँ आकर वो देखता है कि कुछ लोग बहुत ही बुरी हालत में मरे पड़े हैं। जिंता इनके पास आकर इनकी लाशों को गौर से देखने लगता है। यहाँ सिर्फ मर्द पड़े हैं, पर जिंता को एक औरत के चिल्लाने की आवाज आई थी। पर अचानक ही जिंता पर एक हमला हो जाता है। इससे पहले कि जिंता को कुछ समझ आता, उस पर एक और हमला होता है, पर इस बार वो अपनी तलवार से उस हमले को रोक लेता है। लेकिन यहाँ उसे अपने सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा था और अचानक ही उस पर पीछे से हमला हो जाता है। जिंता समझ जाता है कि ये जरूर से एक डीमन का काम है और अब इसीलिए वो भी अपनी डीमन पावर को एक्टिवेट कर लेता है। और अब जब वो अनदेखा डीमन जिंता पर फिर से हमला करने आता है तो इस बार जिंता अपने हाथ से उसकी तलवार को तोड़कर अपनी तलवार के वार से उसे जख्मी कर देता है और कहता है कि मेरे सामने आओ। वो डीमन जिंता के सामने आता है। जिंता कहता है, मरने से पहले अपना नाम बताओ डीमन। वो डीमन अपना नाम मोसूके बताता है और अब जिंता उसे खत्म ही करने वाला था कि वो डीमन कहता है, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता और मैंने तुम पर हमला सिर्फ इसी वजह से किया था क्योंकि मुझे लगा कि तुम वो सीरियल किलर हो। अफवाहों का कहना है कि वो सीरियल किलर एक डीमन है और मुझे तुम्हारे अंदर से डीमन की गंध आई, इसीलिए मैंने तुम पर हमला किया। जिंता पूछता है कि आखिर तुम उस सीरियल किलर को क्यों मारना चाहते हो? मोसूके कहता है, कैसा रहेगा हम कहीं और जाकर बात करें। सो अब जिंता खुद को नॉर्मल कर लेता है, जिसके बाद हम जिंता को एक घर में देखते हैं। ये शायद उसी डीमन का घर है और हमें जानने को मिलता है कि ये डीमन मोनोसुके इंसानों के बीच इंसान बनकर शांति से रह रहा है और वो जिंता को पीने के लिए शराब देता है, उसे इस बात का आश्वासन देते हुए कि इसमें जहर नहीं है। वैसे मेरा नाम मोसूके है और मैं इस छोटे से घर में अकेला रहता हूँ और मुझ में अदृश्य होने की ताकत है और मैं पिछले 100 सालों से जिंदा हूँ। यानी कि मोसूके एक सुपीरियर डीमन है, लेकिन फिजिकली वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जिंता कहता है, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम वो सीरियल किलर नहीं हो जो लोगों को मार रहा है। मोसूके जिंता के सामने झुककर कहता है, मुझ पर यकीन करने के लिए शुक्रिया। जिंता पूछता है, पर तुमने ये जाने बिना कि मैं वो सीरियल किलर हूँ या नहीं मुझ पर हमला क्यों किया? मोसूके बताता है कि इस गांव में जितने लोग गायब हो रहे हैं उतनों की लाशें नहीं मिल रही। जिंता कहता है, उसने भी एक लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनी थी। मोसूके कहता है, जितने भी मर्द होते हैं वो मौके पर ही मरे मिलते हैं और जो औरतें होती हैं उन्हें वो अगवा कर लेता है। और दोस्तों, उसने मोसूके की बीवी को भी अगवा कर लिया है। इसकी बीवी का नाम हासू है और वो एक बहुत ही अच्छी इंसान है और ये जानते हुए भी कि मोसूके एक डीमन है, वो उससे प्यार करती है। पर 1 महीने पहले उसे अगवा कर लिया गया और 10 दिन पहले नदी किनारे उसकी लाश मिली और उसकी लाश देखकर लग रहा था जैसे बहुत बुरी तरह से उसका बलात्कार हुआ हो। मेरी बीवी दिल की बहुत अच्छी थी, उसने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। और यही कहते हुए मोसूके के आंसू गिरने लगते हैं और अब उसके दिल में उस सीरियल किलर के लिए सिर्फ नफरत भरी है और वो अपनी बीवी की मौत का बदला लेना चाहता है।
और जब उसे लगा कि वो सीरियल किलर जिंता है, तब उसने बिना कुछ सोचे समझे उस पर हमला कर दिया। पर जिंता यहाँ कहता है, उस डीमन को मैं मारूंगा क्योंकि ये मेरा काम है। मोसुके कहता है, मैं उस डीमन को ढूंढने में आपकी मदद करूंगा, बस बदले में उसकी आखिरी सांसें मैं लूंगा। पर जिंता कहता है, मोसुके, क्या तुम सच में किसी की जान लेने का बोझ अपने ऊपर डालना चाहते हो? पर मोसुके कहता है, हम डीमंस कभी झूठ नहीं बोलते, कभी भी नहीं। अब ये बात सुन जिंता मोसुके के साथ काम करने के लिए राजी हो जाता है और इस बात से मोसुके काफी खुश होता है। अब सुबह होते ही हम देखते हैं कि मोसुके और जिंता चारों ओर उस सीरियल किलर के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने लगते हैं। पर वक्त गुजरता है और इन्हें कुछ पता नहीं चलता। पर जिंता कहता है, हम कोशिश करते रहेंगे। अब इसके बाद हम इन दोनों को एक साथ शराब पीते हुए देखते हैं। मोसुके पूछता है, जिंता, तुम डीमंस को क्यों मारते हो? जिंता कहता है, पैसों के लिए। मोसुके कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम बेवजह सिर्फ पैसों के लिए किसी को मारोगे। तुम्हारे इस काम की कोई और वजह है ना? जिंता बताता है कि एक डीमन है जिसे वो हर हालत में रोकना चाहता है। मैं भी पहले एक इंसान था, पर मेरी आंखों के सामने एक डीमन ने मेरे प्यार को खत्म कर दिया और उस नफरत से मैं एक डीमन बन गया। मोसुके कहता है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम उस डीमन को मारना नहीं, रोकना चाहते हो। जिंता अपनी बहन को याद कर कहता है, असल फैसला तब होगा जब मैं उससे मिलूंगा। जिसके बाद जिंता पूछता है, मोसुके, अपनी बीवी का बदला लेने के बाद तुम क्या करोगे? वो कहता है कि उसने इंसानों के बीच रहना इसीलिए शुरू किया क्योंकि उसे लड़ाई झगड़ा जरा भी पसंद नहीं था। वो बस एक प्यारी सी जिंदगी जीना चाहता था और उसकी पत्नी ने उसकी जिंदगी में आकर उसे बहुत खुशियां दी। अपनी बीवी का बदला लेने के बाद मैं फिर से एक शांति भरी जिंदगी जीना शुरू करूंगा, अपनी बीवी की कब्र का ध्यान रखते हुए। ये सुन जिंता कहता है, तुमने ये गलत कहा था कि मैं बेवजह कुछ नहीं करता। मेरे दिल में मेरी अपनी ही बहन के प्रति बहुत नफरत भरी हुई है। अब अगले दिन फिर से रेस्टोरेंट में जिंता खाना खाने के लिए आता है। ओफू यहाँ पूछती है, तुम डीमंस को मारने का काम करते हो, है ना? तो क्या तुमने उस डीमन को मार दिया जिंता? जिंता कहता है, नहीं, अब तक नहीं। जिसके बाद जिंता कहता है, तुम जैसी प्यारी वेट्रेस इस दुकान में है, पर फिर भी यहाँ ज्यादा लोग क्यों नहीं हैं? जिंता की बात सुन महाशय आकर कहते हैं, तुम्हें भी लगता है कि मेरी बेटी बहुत प्यारी है? बेटी, तुम्हें जिंता कैसा लगता है? वो कहती है, पिताजी, आप ये क्या बात कर रहे हो? महाशय कहते हैं, पर मुझे तुम्हारी चिंता है बेटी। पर ओफू कहती है कि मैं यहाँ इस वक्त सिर्फ आपकी बेटी बनकर रहना चाहती हूँ। जिसके बाद वो जिंता से माफी मांगती है क्योंकि उसके पिता ने उससे अलग ही बात कह दी। पर जिंता कहता है, तुम्हारे पिता बहुत अच्छे हैं। वो कहती है, हाँ, वो बहुत प्यारे हैं, पर आपको देखकर लगता है जैसे आपके पिता ऐसे नहीं थे। पर जिंता बताता है कि उसकी एक छोटी बहन थी, सुजुने, और उसके पिता हमेशा उसकी बहन को मारते पीटते और इसीलिए मैं अपनी बहन को लेकर भाग गया। पर अब मुझे समझ आता है कि आखिर वो वैसा क्यों करते थे। अक्सर चीजें वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं। अब इसके बाद एक और दिन गुजर जाता है और इन्हें उस सीरियल किलर के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिलती। कुछ दिनों से वो डीमन कोई हरकत ही नहीं कर रहा है। पर अचानक ही मोसुके कुछ नोटिस करता है। जिंता देखता है कि ये तो ओफू है। मोसुके पूछता है, तुम इसे जानते हो? जिंता बताता है, जिस दुकान में मैं खाना खाने जाता हूँ, ये उस दुकान के मालिक की बेटी है। दोस्तों, यहाँ पर ओफू इन खूबसूरत फूलों को निहार रही थी, पर तभी जिंता उसके पास आता है। ओफू पूछती है, क्या तुम यहाँ अकेले हो? जिंता देखता है कि मोसुके गायब हो चुका है ताकि जिंता आराम से ओफू के साथ बात कर सके। जिसके बाद जिंता पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो ओफू? ओफू बताती है कि वो इन खूबसूरत फूलों को निहार रही है। इनका नाम स्नो विलो है और ये चेरी ब्लॉसम की फैमिली के ही एक मेंबर हैं। पर जिंता को ये फूल चेरी ब्लॉसम से काफी अलग लगते हैं, पर इसके बावजूद भी ये फूल काफी खूबसूरत होते हैं और खिलने पर इनकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। और भले ही इन फूलों को देखने पर ऐसा लगे जैसे ये उदास हों, पर मैं जानती हूँ कि ये खुद को उदास नहीं मानते, वरना हर साल ये इतनी खूबसूरती से क्यों खिलते। और हर बार स्प्रिंग आने पर ये जब खिलते हैं तो इनकी खूबसूरती चारों ओर बिखरती है। ये बात सुन जिंता मुस्कुराता है और कहता है, चलो अब चलते हैं, तुम्हारे पिता इंतजार कर रहे होंगे। ओफू भी कहती है, ठीक है। अब जिंता के साथ आते हुए ओफू कहती है, तुम्हें देख लगता है जैसे तुम हमेशा खुद को बहुत ज्यादा पुश करते हो। जिंता कहता है, शायद क्योंकि मैं सिर्फ एक उद्देश्य के लिए जी रहा हूँ। ओफू कहती है, मैं नहीं जानती कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है, पर तुम्हें थोड़ा लाइफ में रिलैक्स रहना चाहिए।
पर चिंता कहता है शायद मैं तुम्हारी ये सलाह मान ना सकूं। अब तभी हम देखते हैं कि ओफू को फिर से कुछ खूबसूरत पौधे दिखते हैं। ओफू बताती है कि इन खूबसूरत से फूलों का नाम विंटर डेफनेस है, क्योंकि ये सर्दियों में खिलते हैं। और देखो वहाँ जो फूल लगे हैं ना, वो है चिकवीड। जिंता पहले से जानता था कि ये कौन से फूल हैं, क्योंकि उसके गांव में इन फूलों का इस्तेमाल मेडिसिन बनाने में किया जाता है। बचपन में चिंता की एक दोस्त थी, उसे मिठाइयाँ बहुत पसंद थी। वो बहुत सारी मिठाई खा लेती, जिससे उसका पेट दर्द करने लगता, और फिर इन्हीं फूलों से उसके पेट दर्द की दवाई बनाई जाती। ये सुन ओफू कहती है, चिंता सच में तुम बहुत प्यारे हो। तुम फूलों की खूबसूरती को निहारते हो और अपनी जिंदगी की प्यारी यादें भी अपने दिल में सजोए रखते हो। बस अपने उद्देश्य के लिए तुमने इन सबको अपने दिल में दबा कर रखा है, और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें प्रेजेंट में जीना होगा। जब तुम अपने आसपास देखना शुरू करोगे, तुम्हें बहुत से खूबसूरत फूल खिलते हुए नजर आएंगे। ये बात सुन चिंता मुस्कुराता है, और फिर वो ओफू को उसके घर तक लेकर आ जाता है। ओफू पूछती है, मैं अपने पापा से क्या कहूंगी कि तुम मेरे साथ क्यों हो? जिंता कहता है, उन्हें मेरे बारे में कुछ बताना ही मत। जिसके बाद ओफू जिंता को शुक्रिया कहती है उसे घर तक छोड़ने के लिए। पर तभी जिंता कहता है, क्या तुम फूलों के बारे में मुझे और बता सकती हो? वो मुस्कुरा कर कहती है, हाँ बिल्कुल। पर ओफू के जाते ही वहाँ मोसुके आ जाता है। जिंता समझ जाता है कि ये उन दोनों का पीछा कर रहा था। अब अगले सीन में हम मोसुके को नशे की हालत में देखते हैं। ये दोनों ब्रिज पर थे, पर तभी अचानक जिंता के सामने से एक लड़की गुजरती है, और अगले ही पल में मोसुके पर एक खतरनाक हमला हो जाता है। ये देख वो लड़की घबराकर यहीं गिर जाती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वो असली सीरियल किलर डीमन आ चुका है। सो चिंता भी अपनी तलवार निकाल लेता है। ये डीमन जिंता पर हमला करने जाता है, पर जिंता उसके हमले को डिफ्लेक्ट कर देता है। जिंता उस लड़की से कहता है, तुम जरा भी हिलना मत। जिसके बाद जिंता उस डीमन के साथ फाइट करने लगता है, पर जिंता को दूर कर वो डीमन इस लड़की को खत्म करने ही वाला था। पर इस लड़की को कोई बचा लेता है, और वो मोसुके था जो अभी भी जिंदा था। जिसके बाद चिंता फिर से उस डीमन के साथ लड़ता है, पर अब वो डीमन बहुत तेजी से यहाँ से भाग निकलता है। जिसके बाद वो कहता है, वो डीमन भाग निकला। मोसुके कहता है, वो बहुत ताकतवर था, पर मुझे लगता है कि अब मैं उसका ठिकाना ढूंढ लूंगा। और यही कहकर मोसुके यहाँ से चला जाता है। पर तभी ये मोहतरमा जिंता से कहती है कि मैं खड़ी नहीं हो पा रही, मेरी मदद करो। सो अब चिंता इन मोहतरमा की ओर हाथ बढ़ाता है, और उसका हाथ थाम ये मोहतरमा खड़ी हो जाती हैं और पूछती हैं, तुम मुझे भूले तो नहीं ना? जिंता को याद आता है कि अरे ये तो नासु है। इन दोनों की मुलाकात 3 साल बाद हो रही है। जिंता कहता है, तुम पहले से ज्यादा बदली नहीं, अभी भी काफी छोटी हो। वैसे यहाँ क्या कर रही हो? नासु कहती है, लड़कियों से जरा तमीज से बात किया करो। वैसे मैं एक डिलीवरी करके अपने घर जा रही थी। पर इस तरह नासु को देख जिंता कहता है, तुम पहले से काफी बदल चुकी हो। वो मुस्कुरा कर कहती है, हाँ मैं बच्ची नहीं रही अब। पर अचानक ही इनके पीछे कोई आ जाता है, जिससे नासु डर जाती है। पर दोस्तों ये और कोई नहीं, ज़ेंजी होता है। जिसके बाद चिंता ज़ेंजी को बताता है कि नासु पर एक सीरियल किलर ने हमला किया था, और इस जगह की हालत देख ज़ेंजी इतना घबरा जाता है कि वो नासु से ही चिपक जाता है। जिसके बाद चिंता बताता है कि ये काम एक डीमन का है, और मैं उसी को मारने का काम कर रहा हूँ। नासु पूछती है, वैसे तुम अब क्या करते हो? जिंता बताता है कि वो अब भी डीमंस को मारता है, और अगर तुम्हें कभी फिर से मुझसे काम करवाना हो तब मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा। नासु कहती है, वैसे आज मेरी जान फिर से बचाने के लिए शुक्रिया। पर तभी ज़ेंजी जिंता को बताता है कि अगर वो डीमंस की तलाश कर रहा है, तब उसने एक ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जिसका पुजारी मर चुका है, पर लोगों को आज भी उस मंदिर से औरतों के चिल्लाने की आवाज आती है, और अब लोग कहते हैं कि वहाँ कोई डीमन रहता है। दूसरी ओर मोसुके अभी भी उस डीमन का पीछा कर रहा था, और तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो देखता है कि वही डीमन किसी और औरत को अगवा करके ले जा रहा था। उस डीमन को देखते ही मोसुके को अपनी बीवी याद आती है, जिसकी लाश से लिपटकर वो बहुत रोया। वो बहुत ही गुस्से में आकर उस डीमन का पीछा करने लगता है, और इसी तरह वो एक मंदिर में पहुंचता है। मोसुके गायब होकर इस मंदिर के अंदर आता है। यहाँ वो छुप कर देखता है कि वो डीमन उस औरत को बहुत ही बेरहमी से खा रहा था। उस औरत के हाथ पैर अलग अलग होकर गिर रहे थे, चारों ओर खून फैल रहा था, और आखिर में बचती है तो सिर्फ उस औरत की गर्दन। इस डीमन का ये भयानक रूप देख मोसुके गुस्से में आकर इस पर हमला करने जाता है, पर ये डीमन अपने एक हमले से मोसुके को ही जख्मी कर देता है, और इसके बाद
वो उस औरत का सिर पकड़कर उसे भी खा लेता है, जिसके बाद वो डीमन जख्मी मोसूके को छोड़कर यहाँ से जाने लगता है। जिसके कुछ देर बाद इसी मंदिर में जिंदा आता है। ज़ेंजी ने उसे इसी मंदिर के बारे में बताया था। यहाँ आते ही वो जख्मी हालत में मोसूके को देखता है। मोसूके कहता है, मुझे माफ करना, मैं कुछ ना कर सका। उसने मेरी आंखों के सामने एक औरत को पूरा खा लिया। जिंदा, मेरी ये तलवार कातोनो नामक गांव में बनी थी और ये डीमंस के खिलाफ एक गुडलक की निशानी है। तुम इसे लेकर मेरी बीवी का बदला लो और तुम मेरी ताकत भी ले सकते हो। और यहाँ मोसूके दम तोड़ देता है। अब मोसूके की ताकत को एब्सॉर्ब करते हुए जिंता को उसके बारे में सब पता चलता है। बचपन से ही दूसरे डीमन से भागता हुआ मोसूके इस गांव में आ पहुंचा और उसने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। पर एक दिन उसकी मुलाकात हासू से हुई, जो उसके पास मूली बेचने आई थी। पर इसके बाद इनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे और फिर एक दिन मोसूके ने हासू को बालों में लगाने वाला ये पिन दिया। और फिर आखिर में एक दिन मोसूके ने बता दिया कि वो एक डीमन है। पर इससे भी हासू को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि चाहे मोसूके एक इंसान हो या डीमन, हासू उससे प्यार करती है और इससे मोसूके को बहुत खुशी होती है। पर आज चिंता की आंखों के सामने मोसूके धुआं बनकर गायब हो जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो डीमन एक और औरत को पकड़ कर ले आया था और इसके बाद वो उसे खाना भी शुरू कर देता है और उसे खाते हुए बताता है कि जब मुझे होश आया मैं इस डिमोनिक बॉडी में था और मुझे अंदर से एक बात पता थी कि मुझे मर्दों को मारना है, क्योंकि इसीलिए मैं पैदा हुआ। और इसके बाद मैं किसी ऐसी चीज की तलाश करने लगा जिसके बारे में मैं भी नहीं जानता कि वो चीज है क्या। मेरे अंदर से सिर्फ एक आवाज आती कि मुझे घर जाना है, पर वो घर है कहाँ मुझे नहीं पता। पर एक बात जो मैं जानता था कि मैं इस तरह तो घर नहीं जा सकता, मुझे एक सुंदर सा शरीर चाहिए होगा और इसीलिए मैंने औरतों को अगवा करना शुरू किया। मुझे ज्यादा से ज्यादा औरतों को खाकर घर जाना होगा, चाहे मुझे कुछ करना हो। मैं जल्द से जल्द घर जाना चाहता हूँ, उस जगह जहाँ मेरा अस्तित्व मायने रखता है। पर तभी यहाँ चिंता आता है। मोसूके की गायब होने वाली एबिलिटी का यूज करते हुए वो इस डीमन का एक हाथ काट देता है, जिससे इस डीमन को बेहिसाब दर्द होता है और फिर ये अपने एक हाथ से ही जिंता पर हमले करने लगता है। पर इनविजिबल जिंता इसके हमलों से बच रहा था। ये डीमन सच में काफी ज्यादा ताकतवर है और इसीलिए जिंता अपने डीमोनिक हैंड का यूज करता है और इसके बाद वो तेजी से इस डीमन की ओर बढ़ इसकी गर्दन को काट देता है। और वो डीमन गर्दन कटने के बाद बहुत तड़पता है। फिर जिंता इसके पास आकर इससे एक सवाल पूछता है, तुम मर्दों को मौके पर ही मार देते हो पर औरतों को यहाँ अपनी मांद में लाते हो। पर मोसूके की बीवी की बॉडी सही सलामत थी। अगर तुमने उसे मारा होता तो तुम उसे खा जाते। आखिर तुम चीज क्या हो। पर इस हालत में ये डीमन कहता है, मुझे घर जाने के लिए एक शरीर चाहिए। पर अब जिंता इस डीमन की पावर को कंज्यूम करने के लिए इसे उठा लेता है। इस डीमन की पावर है कि ये कुछ वक्त के लिए अपनी स्पीड बहुत तेज कर सकता है और आसमान में भी छलांगे मार सकता है। पर इसके बाद वो इस डीमन की आत्मा देखता है और हमें जानने को मिलता है कि ये डीमन असल में एक लड़की थी जिसका कुछ आदमियों ने बलात्कार किया और फिर उसके शरीर को पानी में फेंक दिया। पर पानी में डूबते हुए भी इसका सिर्फ एक ख्याल था, मैं इस तरह घर नहीं जा सकती, मुझे एक शरीर चाहिए होगा, मुझे जल्दी यहाँ से जाना होगा उसके पास। और यहाँ जिंता को पता चलता है वो औरत या ये डीमन असल में हासू है, मोसूके की पत्नी। और वो जिंता के सामने धुआं बनकर गायब हो जाती है और बचा रह जाता है तो उसका हेयर पिन जो मोसूके ने दिया था। जिंता को यहाँ बहुत दुख होता है, पर अगले दिन वो यहाँ से निकल पड़ता है मोसूके के घर पर उसकी पत्नी और मोसूके का सामान छोड़कर। वहीं इस दुकान में महाशय कहते हैं, जिंता काफी दिनों से नहीं आया ना। और वो बताती है कि नहीं, कल मेरी उससे मुलाकात हुई थी, उसने कहा था कि वो जाने से पहले आखिरी बार दुकान में जरूर आएगा। महाशय कहते हैं, पर अब लोगों का मरना बंद हो गया है, उसका काम तो खत्म हुआ ना। ओफू कहती है, शायद कुछ डीमन अभी भी जिंदा हों। जिसके बाद रात के वक्त हम दो आदमियों को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे थे कि अब हमें किस औरत के साथ मजे लेने चाहिए, शादीशुदा या कुंवारी। दोस्तों, ये वही दोनों हैं जिन्होंने मोसूके की पत्नी हासू का बलात्कार किया था। तभी इनके सामने चिंता आता है और वो पलक झपकाते ही इन दोनों को खत्म कर देता है। और इसके बाद वो कहता है, मोसूके, अब तुम्हारी आत्मा को असल मायने में शांति मिलेगी, तुम्हारी पत्नी के हत्यारे मारे जा चुके हैं। और इसी तरह चिंता
यहाँ से चला जाता है। वैसे इस खूबसूरत रात का सीन काफी प्यारा है ना? जिसके अगले सीन में हमें एक छोटी बच्ची की आवाज सुनाई देती है जो एक बॉल के साथ खेलते हुए एक बहुत ही प्यारा गाना गा रही थी। और ये गाना गाने के बाद वो कहती है यहाँ ये गाना खत्म होता है। फिर अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो बड़ा मायूस नजर आ रहा था। वो एक दुकान में जाने वाला था कि तभी उसकी नजर एक आदमी पर जाती है। उस आदमी में उसे किसी और की झलक दिखाई देती है, पर उसकी ओर जाते ही वो एक लड़की से टकरा जाता है। वो लड़की तुरंत उससे माफी मांगती है। वो भी माफी मांगते हुए कहता है कि इसमें मेरी भी गलती थी। तभी ओफू के पिता आकर कहते हैं कि अरे आप तो नाओसुगा मियुरा सामा हैं, एक बहुत ही प्रसिद्ध और दयालु सामुराई। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि ओफू इन मियुरा सामा के लिए खाना लेकर आती है, पर इन्हें इस तरह देख महाशय आकर पूछते हैं कि क्या हुआ मियुरा सामा, आप उदास लग रहे हैं। ये कहते हैं अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। महाशय कहते हैं बताइए ना। जिसके बाद ये बताता है ये इसका बड़ा भाई। पर तभी महाशय कहते हैं कि आप ये क्या बोल रहे हैं, आप ही अपने परिवार के इकलौते वारिस हैं, आपका कोई भाई नहीं है। पर ये कहता है कि नहीं, मेरे बड़े भाई हैं और उनका नाम सादानागा मियुरा है, पर इन्होंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था। और इसी वजह से अब नाओसुगा को भी लगने लगता है कि उसका दिमाग खराब हो गया है। उसके पेरेंट्स का भी यही कहना है कि उसका कोई बड़ा भाई नहीं है। महाशय उसे समझाते हैं हिम्मत रखिए। तभी ओफू कहती है कि मैं एक आदमी को जानती हूँ जो शायद आपकी मदद कर सके। महाशय कहते हैं कि हाँ, हमारी दुकान में एक रेगुलर कस्टमर आता है। नाओसुगा कहते हैं कि क्या उसके पास कोई ताकत है जिससे वो इविल स्पिरिट्स को खत्म करता हो। पर ये बात सुन ये दोनों बाप बेटी हंसते हैं और महाशय कहते हैं कि नहीं, वो तो एक मामूली सा आदमी है, पर वो अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने में काफी माहिर है। साथ ही वो अपनी तलवारों से डीमंस को भी मारता है। वो यहाँ खाना खाने आता ही होगा और तभी वहाँ जिंता आ जाता है और वो आते ही अपना ऑर्डर दे देता है। पर यहाँ नाओसुगा जिंता को देखते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि जिंता खाना खा रहा होता है। महाशय कहते हैं कहीं तुम्हें हमारी दुकान के खाने की आदत तो नहीं हो गई। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद ओफू उसके लिए चाय लेकर आती है। जिंता कहता है तुम दिन ब दिन बेहतर होती जा रही हो। ओफू कहती है बेहतर तो बनना ही होगा ना, वैसे तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। जिंता कहता है कि फूलों के खिलने का मौसम आ गया है, सारे फूल खिलना शुरू हो गए हैं। मैं इन खूबसूरत फूलों से अपनी निगाहें हटा ही नहीं पाता। ओफू कहती है कि मैं तुम्हें बाद में फूलों के बारे में और बताऊंगी। पर तभी बीच में नाओसुगा आ जाता है और वो जिंता को अपना नाम बताकर कहता है इस तरह बीच में आने के लिए माफ करना, पर मैंने सुना है कि आप डीमंस और ऐसी ही फेनोमेनल चीजों को संभालने का काम लेते हैं। जिंता कहता है हाँ, मैं डीमंस को मारता हूँ। नाओसुगा कहता है मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए एक रहस्य सुलझाएं। पर जिंता कहता है डीमंस को मारने के अलावा मैं शायद आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। ये बात सुन नाओसुगा निराश होकर खाना खाए बिना ही पैसे देकर चला जाता है। जिसके बाद महाशय जिंता से कहते हैं कि क्या तुम नाओसुगा सामा की मदद नहीं कर सकते। उसका बेवकूफ बड़ा भाई अचानक ही कहीं गायब हो गया और इसीलिए अब वो उसे ढूंढ रहा है। ओफू भी कहती है अपने किसी करीबी को खो देना दिल को बहुत ठेस देता है, प्लीज आप उनकी मदद कीजिए ना। अब इन दोनों को इस तरह देख जिंता मदद के लिए राजी हो जाता है, पर इस आदमी के लिए मुझे इतना मजबूर क्यों करना। महाशय कहते हैं कि वो उन कुछ लोगों में से एक है जो यहाँ रेगुलर आते हैं। फिर अगले सीन में हम जिंता को नासु के साथ देखते हैं। नासु देखती है कि जिंता बड़े चाव से मोची खा रहा था। हाँ, ये इस डिश का नाम है क्योंकि ये उसकी फेवरेट डिश है। सो नासु भी इसे टेस्ट करती है, उसे भी इसका स्वाद काफी अच्छा लगता है। पर तभी जिंता पूछता है कि वैसे तुम और जेंजी शादी कब कर रहे हो। ये बात सुन नासु के गले में खाना फंस जाता है, जिसके बाद वो कहती है तुम पागल हो, आखिर मैं जेंजी से शादी क्यों करूंगी। जिंता कहता है तुम्हारे पिता को ये काफी पसंद आएगा कि तुमने उस जैसे एक अच्छे दिल के लड़के से शादी की। पर नासु बताती है कि वो जेंजी को भाई मानती है और उसके पिता का कहना है कि वो अपने लिए अपना हस्बैंड खुद चुन सकती है। वैसे तुम्हें शादी नहीं करनी। वो कहता है आखिर मुझ जैसे मुसाफिर से कौन ही शादी करेगा। नासु पूछती है वैसे तुम्हारी उम्र क्या है। वो बताता है 31। ये जान नासु हैरान हो जाती है कि तुम तो जेंजी से भी ज्यादा बड़े हो, पर तुम्हें देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता। पर अब जिंता कहता है अब मुझे अपने काम पर वापस जाना होगा। नासु पूछती है आखिर तुम इस तरह सफर करते हुए डीमंस को क्यों मारते हो। जिंता कहता है कि काश मेरे पास भी इस सवाल का जवाब होता, पर मुझे लगता है कि मेरे पास सिर्फ यही एक रास्ता है।
ये सुन नात्सु कहती है, सच में तुम्हारी पर्सनैलिटी कितनी अजीब है। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम्हें इस दुनिया की कोई परवाह ही नहीं है, पर शायद से तुम एक ऐसे उड़ते हुए परिंदे हो जिसकी कोई मंजिल है। और यही सब कहकर नात्सु यहाँ से अपनी दुकान के लिए निकल जाती है, पर जाने से पहले वो कहती है कि ज्यादा सोचा मत करो वरना बुड्ढों की तरह रिंकल्स आ जाएंगे। जिंता यहाँ मुस्कुराता है। वहीं दूसरी ओर नाओसुगा की माँ कहती है, अब तुम अपनी तलाश करना बंद करो। मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ कि तुम्हारा कोई बड़ा भाई नहीं है, और मुझे पता चला कि तुम अपने मनगढ़ंत भाई को हर जगह ढूंढ रहे हो, यहाँ तक कि कोठों पर भी। तुम्हें समझना चाहिए कि तुम एक गौरवमय सामुराई परिवार के बेटे हो और इकलौते वारिस भी। पर वो कहता है, अपने भाई को ढूंढने के बाद मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाऊंगा। और ये कहकर वो अपने भाई को ढूंढने के लिए एक बार फिर से निकल पड़ता है। वो अपने घर से भागकर काफी दूर आ जाता है, और यहाँ उसे एक शख्स की बात याद आती है कि घर से लोग नहीं बनते बल्कि लोगों से घर बनता है। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि एक सामुराई के कुछ उसूल होते हैं, उन उसूलों पर ही वो जिंदा रहता है और उन्हीं पर वो मरता भी है। और ये बात कही थी उसके बड़े भाई ने। वो यही सोच रहा था कि उसका भाई कहाँ गया होगा, पर तभी वहाँ जिंता आ जाता है। मैं यहाँ आपकी मदद करने आया हूँ ताकि आप अपने रहस्य को सुलझा सकें, पर मैं आपसे वादा नहीं कर सकता कि आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे या नहीं। नाओसुगा कहता है, कोई बात नहीं, मैं इस बात से खुश हूँ कि तुम मेरा साथ दे रहे हो। जिसके बाद जिंता पूछता है, तुम्हारे भाई के गायब होने से पहले हालात कैसे थे? पर ये इस तरह खड़े होकर तो बात कर नहीं सकते, और नाओसुगा जिंता को लेकर अपने घर भी नहीं जा सकता। वो अभी घर से भाग कर आया है, इसीलिए जिंता नाओसुगा को महाशय के होटल में लेकर आता है। नाओसुगा पूछता है, तुम एक मुसाफिर हो ना, तो अब तुम्हारे पास इतनी अच्छी क्वालिटी की तलवार कहाँ से आई? जिंता बताता है कि वो पहले एक ऐसे गांव में रहता था जहाँ ब्लैक स्मिथ रहा करते, और वहीं से जिंता को ये तलवार मिली। उस गांव के मुखिया ने इस तलवार का जिम्मा मुझे सौंपा। ये बात सुन नाओसुगा इस बात का अंदाजा लगा लेता है कि जिंता का दोनों ब्लेड से है, क्योंकि वहीं के ब्लैक स्मिथ इतनी बेहतरीन तलवार बना सकते हैं। जिंता बताता है कि ये एक पवित्र तलवार है जो गांव के मंदिर में रहती थी, पर कुछ अजीब से हालातों की वजह से ये मेरे पास है। जिसके बाद नाओसुगा को इस तलवार का नाम पता चलता है, याराई, जो कि डीमंस को मारने के लिए एक काफी पावरफुल वेपन है। और इसके बारे में काफी किस्से कहानियां हैं, पर जिंता ने इन कहानियों के बारे में कुछ नहीं सुना था। पर यह बात सच है कि पिछले 100 सालों में इस तलवार की धार में जरा भी कमी नहीं आई। नाओसुगा कहता है, क्या तुम इस तलवार को मुझे निकाल कर दिखा सकते हो? जिंता मना कर देता है और कहता है, क्या मैं अपना काम शुरू करना चाहिए? नाओसुगा बताता है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मेरा भाई सादानागा गायब हो चुका है, और ना जाने कैसे हर कोई मेरे भाई के बारे में भूल चुका है। मेरे माता पिता का भी कहना है कि उन्होंने सादाना का नाम कभी नहीं सुना, और मैं ही उनका इकलौता वारिस हूँ। मैंने बहुत खोजबीन की और मुझे पता चला कि मेरे अलावा मेरे भाई के बारे में किसी को कुछ याद नहीं। पर तभी महाशय यहाँ आकर कहती हैं, अगर तुम दोनों को यहाँ सीरियस बातें करनी है तो किसी प्राइवेट जगह पर जाना चाहिए था, यहाँ बाकी लोग तुम्हारी बातें सुन सकते हैं। पर जिंता कहता है कि इस दुकान पर कभी कभार ही लोग आते हैं, ये सही जगह है बात करने के लिए, और इसके अलावा तुम दोनों को नाओसुगा सामा की काफी चिंता भी है, इसीलिए मैंने ये जगह चुनी। और जिंता के ऐसा करने से ओफू को बड़ी खुशी होती है। जिसके बाद नाओसुगा आगे बताता है कि उसका बड़ा भाई जनवरी महीने के आखिर से गायब है, लेकिन उनके गायब होने से पहले उन्होंने एक बात कही थी, एक लड़की से मिलने जाने की, और मुझे उनके कमरे में कुछ फूल भी मिले, और पता नहीं वो कौन से फूल थे, पर उनकी गंध बहुत तेज थी, पर शायद वो फूल मेरे भाई ने ही गायब होने से पहले वहाँ रखे होंगे। जिंता पूछता है, क्या वो फूल अब भी तुम्हारे पास हैं? वो बताता है कि हाँ, घर पर हैं। ये सुन जिंता कहता है, मैं आपके घर जाना चाहूंगा। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जिंता दुकान में आता है, पर यहाँ उसे नात्सु दिखती है। जिंता नात्सु के पास आकर ही बैठ जाता है। ओफू कहती है, तुम दोनों पहले से ज्यादा एक दूसरे के करीब आ गए हो। पर नात्सु कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। पर जिंता पूछता है, ओफू तुम नाओसुगा सामा के कितने करीब हो? वो बताती है कि वो बस उनके साथ स्पेशल ओकेजन्स पर ही कभी कभार बात करती है, और वो हमेशा काफी विनम्र होकर बात करते हैं, बिल्कुल एक जेंटलमैन की तरह। महाशय कहते हैं कि हाँ, वैसे तो वो काफी शांत हैं, पर तलवारों की बात आने पर वो कुछ ज्यादा ही उत्सुक हो जाते हैं। जिसके बाद महाशय जिंता को एक चीज दिखाते हैं जो नाओसुगा ने ही इन्हें दी है। ये बहुत ज्यादा खास तो नहीं है, पर उनके परिवार के सामुराई के पास ये चीज होती ही है। नाओसुगा सामा बस बिजनेस के दौरान और तलवारों के बारे में बात करते ही ओपन हो जाते हैं, पर उनकी माता श्री बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं
और इसके बाद महाशय ये कोगाई नामक चीज जिंता को सौंपते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि एक दुकानदार के पास ऐसी कोई चीज होनी चाहिए जो किसी सामुराई के लिए होती है। उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं है। और अब इसीलिए जिंता इन महाशय के लिए इस कोगाई को अपने पास रख लेता है। और इसके बाद वो ओफू से पूछता है जिन फूलों का जिक्र नाओसुको सामा ने किया था वो डैफोडिल्स ही हैं, है ना? वो हाँ में सिर हिलाती है और जिंता यहाँ परेशान हो जाता है। जिसके बाद हम फिर से इस लड़की को देखते हैं जिसे हमने कुछ देर पहले देखा था। एक आदमी और औरत उस बच्ची को देख रहे थे, पर कुछ ही पलों में एक हवा के झोंके के साथ ये सब धुआं बनकर गायब हो जाता है और हर एक चीज बेजान सी लगने लगती है। पर यहीं ये पार्ट एंड होता है। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं कि जिंता शाम के वक्त नाओसुका के घर आता है। यहाँ पर नाओसुका की माँ जिंता का स्वागत करती हैं और जिंता उन्हें बताता है कि वो कोदोनो विलेज से आया है, वही गांव जो बहुत ही माहिर ब्लैक स्मिथ के लिए काफी फेमस है। नाओसुका कहता है कि हाल ही में उसकी मुलाकात जिंता से हुई है और जिंता को भी उसी की तरह तलवारबाजी बहुत पसंद है। ये बात सुन नाओसुका की माँ कहती है, मिस्टर जिंता, मेरा बेटा बहुत लंबे वक्त से काफी परेशान हो रहा है, मगर आज मुझे वो काफी खुश नजर आ रहा है और शायद आपसे मिलने की वजह से ही वो खुश है। इसलिए उसकी माँ होने के नाते मैं आपको शुक्रिया कहना चाहती हूँ। जिसके बाद हम इन दोनों को एक कमरे में देखते हैं और यहाँ नाओसुका जिंता को डैफोडिल्स फूल दिखाता है। इन फूलों को देख जिंता पूछता है, क्या आपको इस बात का पूरा यकीन है मिस्टर नाओसुका कि आपको ये फूल बसंत के मौसम में मिले थे? वो कहता है, हाँ। जो जान चिंता कहता है, मुझे लगता है कि जिस लड़की से आपके भाई गायब होने से पहले मिलने के लिए गए थे वो एक डीमन है और वो डीमन आपके भाई को अपनी दुनिया में लेकर चली गई है। जिसके बाद चिंता नाओसुका को उसके भाई का कमरा दिखाने को कहता है, लेकिन ये कहते हुए कि तुम आगे निकल जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। ये बात सुन नाओसुका पहले आगे निकल जाता है और ऐसा जिंता ने इसीलिए किया क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो नाओसुका के साथ जाएगा तब उसके वहाँ होने की वजह से कुछ भी ना हो। जिसके बाद चिंता गायब होकर नाओसुका के पीछे आने लगता है और जैसे ही नाओसुका अपने भाई के कमरे में पहुंचता है अचानक ही उसका सिर घूमने लगता है। उसे एक छोटी बच्ची की आवाज सुनाई देती है और इसके अगले ही पल में हमें एक जलता हुआ घर दिखाया जाता है और यहाँ एक छोटी बच्ची अपने माता पिता को आग से बचाने के लिए उनकी ओर भागती है, मगर उसके माता पिता आग में जलकर मारे जाते हैं। जिसके बाद बारिश होने की वजह से पूरी आग थम जाती है और इसके बाद हम उसी बच्ची को देखते हैं और इसकी हालत भी बहुत खराब हो चुकी है क्योंकि यहाँ उसका पूरा गांव ही जलकर खाक हो चुका है। लेकिन इसके बाद इस बच्ची को देख जितने भी लोग जिंदा थे वो घबरा रहे थे और उससे दूर भाग रहे थे क्योंकि ये बच्ची एक डीमन बन चुकी है। उसने अपना घर, अपने माता पिता, अपना गांव सब कुछ खो दिया, यहाँ तक कि उसने खुद को भी खो दिया और इसीलिए वो बच्ची यहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद वक्त गुजरा और वो छोटी सी बच्ची बड़ी हुई और फिर एक लंबा वक्त गुजरने के बाद वो एक घर तक पहुंची जहां उसने एक हंसता खेलता परिवार देखा और यही देख उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उसने रोते हुए कहा, मैं उस वक्त में वापस जाना चाहती हूँ, अपने माता पिता के पास, अपने घर जाना चाहती हूँ। और उसके ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि ये पूरा माहौल बदल जाता है और उसे अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता नजर आते हैं और यहाँ वो फिर से एक छोटी बच्ची बन गई है और फिर वो अपने माता पिता की ओर भागती है। जिसके बाद यहाँ नाओसुका की आंखें खुलती हैं। वो खुद को एक अलग ही जगह में पाता है। इससे पहले कि उसे कुछ समझ आता उसके पीछे जिंता आ जाता है और यहाँ पर ये दोनों उस अलग दुनिया में आ चुके हैं जहाँ आकर नाओसुका का भाई गायब हो गया था और उस बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ वो ये दोनों ही देख चुके हैं। और तभी नाओसुका को अपना भाई नजर आता है जो एक बच्ची को खेलते हुए देख रहा था। वो अपने भाई की ओर बढ़ता है मगर उसका सिर दर्द करने लगता है और यहाँ नाओसुका का भाई सादानागा उस बच्ची से पूछ रहा था, तुम खाने में क्या खाओगी? लेकिन वो बच्ची सादानागा से कहती है कि तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते, तुम्हारा एक परिवार है जो तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहा है और इसके अलावा इस खुशी के बगीचे में मैं अपने माता पिता को देख सकती हूँ, इसीलिए प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। मगर यहाँ सादानागा कहता है, तुम्हें ना एक छोटी सी गलतफहमी है, घर से लोग नहीं बनते बल्कि लोगों से घर बनता है और जिस जगह पर रहकर हमें सुकून ना मिले वो घर घर नहीं होता। तुम ना जाने कितनी सदियों से यहाँ अकेली रह रही हो अपने माता पिता के साये को देखते हुए और मैं इस जगह से जाने को तैयार हूँ, पर सिर्फ तब जब तुम मेरे साथ चलो और हम एक साथ रहेंगे। तुम मेरी बेटी बन सकती हो, मैं सामुराई का काम छोड़ दूंगा और तुम्हारे साथ
एक प्यारी सी जिंदगी जीऊंगा। मगर वो बच्ची कहती है तुम मेरे पिता नहीं बन सकते। जो सुन सादा मुंह ने कहता है चलो ठीक है, तो यहाँ मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम अपना मन नहीं बदल लेती। बच्ची कहती है मैं अपना मन कभी नहीं बदलूंगी। सादा नागा हंसते हुए कहता है देखते हैं। और इसके बाद नाओसुगा के सामने से उसका भाई गायब हो जाता है। ये देख नाओसुगा इसके सामने झुककर कहता है प्लीज मेरे भाई को लौटा दो। लेकिन तभी चिंता उसके पास आकर कहता है अब ऐसा मुमकिन नहीं। नाओसुगा कहता है आखिर ऐसा मुमकिन क्यों नहीं है, अभी अभी मेरा भाई यही था। मगर चिंता उसे बताता है कि अब उसका भाई यहाँ नहीं है, क्योंकि जो फूल नाओसुगा ने जिंता को दिखाए थे वो सर्दियों में खिलते हैं। मगर सादा नागा गायब हुआ था वसंत की शुरुआत में, और अब तो पतझड़ आ चुका है। यानी कि इस डीमन के डोमेन का वक्त हमारी दुनिया से बहुत अलग चलता है। हमारी दुनिया में इस वक्त पतझड़ चल रहा है, लेकिन यहाँ वसंत के मौसम की तरह फूल खिल रहे हैं। यानी कि इस दुनिया में असल दुनिया के मुकाबले वक्त बहुत तेजी से गुजरता है। ये बच्ची बताती है कि इसके पास ड्रीमर नामक ताकत है, और इसी ताकत से इसने ये खुशी का बगीचा बनाया है जो कि इस बच्ची की पास्ट की यादों से बना है। ये बच्ची इस जगह पर सिर्फ यादें बना सकती है, मगर किसी इंसान को कैद नहीं कर सकती। वो बच्ची एक बार फिर कहती है इस जगह पर अब कोई नहीं है और तुम मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे भाई को तुमसे छीन लिया है। मगर मैं तुम्हें शुक्रिया भी कहना चाहूंगी क्योंकि तुम्हारे भाई ने मुझे मुक्ति दी है। जिंता पूछता है वैसे अब तुम क्या करोगी। वो बताती है कि पहले वो इस जगह पर उन सभी प्यारी यादों को देखती रहती थी जिन्हें वो खो चुकी है, मगर अब और नहीं। और यही कहकर वो बच्ची यहाँ से गायब हो जाती है क्योंकि उसे मुक्ति मिल चुकी है। और इसके बाद ये दोनों भी अपनी असल दुनिया में वापस लौट आते हैं। पर नाओसुगा को एक बात समझ नहीं आती कि आखिर उसका भाई क्यों उस दूसरी दुनिया में उस बच्ची के साथ रुका। अब अगले सीन में नाओसुगा जिंता को बताता है कि उसने थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की और उसे पता चला कि जिस आग में उस बच्ची के माता पिता मारे गए थे ये हादसा 200 साल पहले हुआ था। और आज जिस जगह पर नाओसुगा के परिवार का घर है उसी जगह पर उस बच्ची के परिवार का भी घर हुआ करता था। और इसी वजह से उस बच्ची ने अपनी ताकत से जो नई दुनिया बनाई थी वो इनके घर के साथ कनेक्टेड थी। मगर इसके बाद चिंता माफी मांगते हुए कहता है मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाया। नाओसुगा कहता है आप माफी मत मांगिए, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और इसके अलावा मेरे भाई ने जो किया वो उनका खुद का फैसला था और अब हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। जिसके बाद नाओसुगा यहाँ से अपने काम के लिए जाने लगता है। मगर तभी ओफू उससे कहती है नाओसुगा सामा, आपके भाई सच में एक बहुत ही वंडरफुल इंसान है। भले ही किसी को भी वो याद ना रहे हों, लेकिन उन्होंने एक बच्ची के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। और यही बात सुन नाओसुगा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है मुझे भी अपने भाई पर गर्व है। अब नाओसुगा के जाने के बाद ओफू और उसके पिता ये दोनों जिंता को शुक्रिया कहते हैं क्योंकि इसने नाओसुगा की मदद की। मगर दोस्तों जिंता यहाँ पर एक बात से बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि आखिर उस बच्ची को सादा नागा का असली नाम कैसे पता था, क्योंकि किसी सामुराई का असली नाम सिर्फ उसके राजा ही जान सकते हैं। जिस पर हंसते हुए ये महाशय कहते हैं अरे भाई फैमिली मेंबर्स को भी एक सामुराई का असली नाम पता होता है, और शायद से उस बच्ची ने सादा नागा का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया होगा कि वो उसका परिवार बन जाए। जिसके बाद उसे भी सादा नागा का असली नाम पता चल गया। ये सुन चिंता कहता है वैसे अभी मुझे याद आया, आप मुझे नाओसुगा सामा के बारे में जब बता रहे थे तब आपने उन्हें एक अलग नाम से पुकारा था। महाशय कहते हैं अरे वो उनका असली नाम था जो मैंने गलती से उनकी माँ के मुंह से सुन लिया था। मगर जिंता कहता है मैं उनकी माँ से भी मिला था, मगर वो नाओसुगा को प्यार से नाओसुगु बुलाती हैं। तो फिर आपने उनका असली नाम कहाँ से सुन लिया? और उस डीमन लड़की ने भी कहा था कि सादा नागा अब उस जगह पर नहीं है। वैसे सिर्फ ये मेरा कहना है, लेकिन शायद वो डीमन लड़की और सादा नागा उस जगह पर 20 सालों तक रहे, और इसके बाद जब सादा नागा वापस लौटे तब तक वो काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके थे और वो इस तरह तो अपने घर वापस नहीं जा सकते थे। इसीलिए उन्होंने एक अच्छा सा पुराना सा घर देखा और वहाँ अपनी एक दुकान खोल ली। महाशय कहते हैं लेकिन उस डीमन गर्ल के डोमेन में वक्त बहुत तेजी से गुजरता है ना, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सादा नागा सामा मर चुके हों। मगर जिंता कहता है कि वो मरे नहीं हैं, क्योंकि उस लड़की के चेहरे पर एक मुस्कान थी। वो मुस्कान इसीलिए थी क्योंकि उस बच्ची को अपने नए पिता मिल चुके थे, है ना मिस्टर सादा नागा सामा। महाशय कहते हैं ओह तो तुम्हें पता चल ही गया, मगर तुम्हें पता कब चला? जिंता कोगाई को निकालते हुए कहता है मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि एक मामूली दुकानदार के पास
एक ऐसी चीज कैसे आ सकती है जो कि महान सामुराई के पास होती है। महाशा बताते हैं कि ये कोगाई उन्हीं की है और ये उनके छोटे भाई नाओसुगा ने उन्हें तोहफे में दी थी। जिंता कहता है आप उसे बता क्यों नहीं देते कि आप जिंदा हैं। महाशा कहते हैं इतना वक्त गुजरने के बाद मैं उसे अपना भाई कहने का हक खो चुका हूँ और इसके अलावा अब वो बच्ची है मेरे साथ जिसकी मुझे हिफाजत करनी है। और अब नाओसुगा बड़ा हो चुका है, वो एक मर्द की तरह मेरे बिना भी अपनी जिंदगी जी सकता है और इसके अलावा वो मेरी बातों को भी सही से समझ नहीं पाएगा कि आखिर मैंने क्यों उस बच्ची का पिता बनने का डिसाइड किया। जिंता कहता है इसकी कोई वजह थी ही नहीं। महाशय हंसते हुए कहते हैं आपने सही कहा, मैं उस बच्ची को बस वहाँ उदास नहीं देखना चाहता था, इसलिए मैंने उसके साथ वहीं ठहरने का फैसला किया। और आप मेरी बात को जरूर समझेंगे मिस्टर जिंता, या मैं कहूँ डीमन महाशय। दोस्तों ये महाशय ये बात जानते हैं कि जिंता भी एक डीमन है। जिंता पूछता है वैसे वो बच्ची कहाँ है। महाशय बताते हैं कि ओफू ही वो डीमन बच्ची है। ये बात जान तो जिंता भी हैरान हो जाता है। ओफू पूछती है अब आप ये बात जान चुके हैं कि मैं एक डीमन हूँ और आप हैं एक डीमन हंटर, तो अब आप क्या करेंगे। जिंता कहता है मैं थोड़ा काके सोबा खाऊंगा। जिसके बाद महाशय जिंता के लिए खाना बनाने के लिए चले जाते हैं और ओफू जिंता को पीने के लिए और चाय देती है और हंसते हुए कहती है मैं जानती थी कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे उद्देश्य के अलावा भी काफी कुछ है। क्योंकि दोस्तों जिंता यही कहता था कि उसकी जिंदगी का एकमात्र मकसद है डीमंस को मारना, मगर ये जानने के बाद भी कि ओफू एक डीमन है जिंता ने कुछ नहीं किया। जिंता यहाँ मन में कहता है हम जो खो चुके हैं वो हम चाहकर भी कभी वापस नहीं पा सकते, मगर शायद हम नई और भी ज्यादा प्यारी यादें बना सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सर्दियों का मौसम आ जाता है और यहाँ हम जिंता को उसके पिता यानी कि जूजो सामा के साथ देखते हैं और यहाँ पर उन्होंने जिंता को एक काम करने के लिए बुलाया है। टेनमाको में मौजूद फाइन आर्ट्स स्टोर के मालिक जूजो सामा के पास एक डीमोनिक पेंटिंग लेकर आते हैं जिसे उन्होंने कुछ वक्त पहले ही खरीदा था और इस पेंटिंग का नाम है द उकियो ई ऑफ कुदानजाका। और दोस्तों इस पेंटिंग को जिसने बनाया था उसे एक ऐसी बीमारी हो चुकी है जिससे वो चल तक नहीं सकता और इसीलिए उसने इस पेंटिंग को बेच दिया। जूजो सामा कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम इस पेंटिंग के मुद्दे को संभालो और मैं ये काम तुमसे फ्री में नहीं करवाऊंगा बल्कि तुम्हें इसके पैसे दूंगा। जिंता कहता है इसके लिए शुक्रिया। और अब जूजो सामा कहती हैं इस मुद्दे के खत्म होने के बाद हम एक साथ बैठकर चाय पियेंगे, ओके। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिंता महाशय के रेस्टोरेंट में आता है, लेकिन तभी जिंता के पास उस डीमोनिक पेंटिंग को लेकर ज़ेंजी आता है और वो उसे बताता है कि इस पेंटिंग का ओनर अचानक ही मर चुका है। सभी लोग कह रहे हैं कि इस डीमोनिक पेंटिंग ने उसे कर्ज कर दिया था। ये बात सुन महाशय कहते हैं अरे तो ऐसी पेंटिंग को मेरी दुकान में लेकर क्यों आए हो, हाँ। मगर तभी जिंता ज़ेंजी को वो पेंटिंग दिखाता है जो उसे जूजो सामा से मिली। ज़ेंजी इन दोनों पेंटिंग्स को मिलाकर देखता है, ये दोनों बिल्कुल सेम दिख रही हैं। तभी इस पेंटिंग को देख ओफू कहती है ये पेंटिंग तो काफी खूबसूरत है, मगर दोस्तों जिस पेंटिंग को ज़ेंजी लेकर आया है वो थोड़ी फट चुकी है। जिसके बाद ज़ेंजी बताता है कि तेनमाको में मौजूद कुछ लोग उसे जानते हैं, अगर वो उनसे कहेगा तब वो लोग इस पेंटिंग को बनाने वाले को ढूंढने में इनकी मदद कर सकते हैं। जिसके बाद ज़ेंजी यहाँ से अपना काम करने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद ज़ेंजी अपने बूढ़े पिता के पास आता है और वो भी पेंटिंग्स बेचते हैं और इसके बाद वो अपने पिता से उसी डीमोनिक पेंटिंग के बारे में पूछता है। उसके पिता बताते हैं कि उस डीमोनिक पेंटिंग को बनाने वाला आर्टिस्ट इस वक्त बहुत ज्यादा बीमार है और एक शख्स जिसने ये डीमोनिक पेंटिंग एक दुकान से खरीदी थी वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठा है। ज़ेंजी पूछता है क्या इस पेंटिंग को बनाने वाला वो आर्टिस्ट यहीं आसपास रहता है। अगले सीन में ज़ेंजी जिंता के पास आता है और वो जिंता को बताता है कि इस डीमोनिक पेंटिंग को बनाने वाला आर्टिस्ट साकाईचू में रहता है। ये बात जानकर जिंता बाकी का काम अकेला करने के लिए निकल पड़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिंता उस जगह पर पहुंचकर आवाज लगाता है क्या मिस्टर दोशु सागा यहाँ पर हैं? और इसके बाद चिंता अंदर आता है। दोशु सागा नाम का ये व्यक्ति कहता है बड़े लंबे वक्त के बाद मुझसे कोई मिलने के लिए आया है, यहाँ बैठो, हम बैठकर बात करते हैं। अब इसके बाद जिंता वहीं बैठकर पूरा घर देखने लगता है। चारों ओर बस पेंटिंग सी पड़ी हुई थी। जिंता उनसे पूछता है आप कुछ ज्यादा ही बीमार लग रहे हैं। वो बताते हैं अब मेरा ये बूढ़ा शरीर पेंटिंग बनाने जैसे मुश्किल काम को नहीं कर सकता है। जिंता पूछता है तो क्या ये डीमोनिक पेंटिंग के कर्ज की वजह से नहीं है? और इसके बाद जिंता उन्हें ये पेंटिंग दिखाता है और कहता है मैं इस पेंटिंग उकियो ई ऑफ कुदानजाका से रिलेटेड र्यूमर्स को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, क्या आप प्लीज मुझे इस पेंटिंग के बारे में जानकारी दे सकते हैं? दोशु सागा कहता है इस पेंटिंग का ये नाम कुदानजाका
मैंने एक औरत के नाम से लिया है। जिंता पूछता है, क्या ये वही औरत है जो इस पेंटिंग में दिख रही है? वो कहते हैं नहीं, बल्कि ये नाम तो मुझे एक मुसाफिर ने सजेस्ट किया था जो अक्सर मेरे घर आया करता था और उसका नाम मोतोहारू था। ये नाम सुन जिंता को अपने बचपन का वो वक्त याद आता है जब शिरायुकी के पिता मोतोहारू ने इन दोनों को डीमन से बचाया था, पर वो खुद काफी जख्मी हो गए थे। इस जख्मी हालत में वो कहते हैं, जब मैं शिरायुकी की माँ हियोकाजे से पहली बार मिला था तब मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, मगर उसके बावजूद भी मैंने उसकी हिफाजत की। और फिर वक्त गुजरने के साथ जिंदगी में कई सारी चीजें बदल जाती हैं। मैं भी आखिरी वक्त तक उसकी हिफाजत नहीं कर पाया था, मगर तुम मेरी तरह मत पछताना, बल्कि तुम अपनी नफरत को अपनी ताकत बनाना। और इसके बाद वो जिंता को शिरायुकी और सुजुने का ख्याल रखने के लिए छोड़कर अपने गांव को बचाने के लिए चले जाते हैं, मगर फिर वो कभी नहीं लौटे। और अब यहाँ जिंता दोशु सागा से उन्हीं मोतोहारू के बारे में और चीजें पूछता है, ये बताते हुए कि मोतोहारू उसके लिए उसके पिता की तरह थे। ये बात सुन दोशु सागा खुश होकर कहता है, ओह तो तुम उसके बेटे की तरह हो, तब मैं तुम्हें पूरी बात विस्तार से बता सकता हूँ। ये बात है मेरी जवानी की। मैंने एक सुंदर कन्या को देखा और उससे कहा, मैं यहाँ नया नया आया हूँ, मेरा नाम दोशु सागा है। मगर वो कन्या अपना नाम नहीं बताती और कहती है कि तुम मुझे नेमलेस बुला सकते हो। जिसके बाद थोड़ा वक्त गुजरता है और एक दिन जब दोशु सागा पेंटिंग बना रहा था, वो कन्या उसके पास आकर कहती है, फिर से पेंटिंग बना रहे हो? वो कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम देखना मैं यहाँ का बेस्ट आर्टिस्ट बनूंगा। लेकिन तभी उस जगह पर मिस्टर मोतोहारू आते हैं इसुकी हिमे की ओर से एक लेटर डिलीवर करने के लिए। मगर वहीं बैठ वो कहते हैं, मैं एक सामुराई हूँ, पर मुझे एक मैसेंजर का काम क्यों करना पड़ रहा है? ये सब उस खेवड़ी औरत की वजह से है। यहाँ ये अपनी पत्नी की बात कर रहे हैं। ये सुन दोशु सागा कहता है, तुम हमेशा लेडी इसुकी हिमे के बारे में गलत ही बोलते हो। मोतोहारू कहते हैं, अरे क्यों ना बोलूं यार, मेरी इज्जत की उसने धज्जियां उड़ा कर रखी हैं। ये बात सुन ये दोनों ही हंसने लगते हैं। प्रेजेंट में दोशु सागा कहते हैं, तुम्हारे पिता साल में एक बार तो यहाँ आते ही थे अपनी पत्नी की बुराई करने के लिए। और इसके बाद ये जिंता को चाय देते हुए फिर से अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। वो बताते हैं कि वो कुदानजा का पेंटिंग उन्होंने तब बनाई थी जब वो नेमलेस औरत इस जगह पर रहा करती थी। लेकिन इसके बाद सैनगेंदो के कुछ लोगों को ये पेंटिंग पसंद आ गई और उन्होंने मुझसे ये खरीद ली। और इस वक्त मार्केट में ऐसी जितनी भी पेंटिंग्स हैं वो सब मेरी ओरिजिनल पेंटिंग की कॉपी हैं। जिंता पूछता है, तो क्या ये उसी नेमलेस औरत की तस्वीर है? मगर आपने सभी से ये क्यों कहा कि ये पेंटिंग डिमोनिक है? वो कहते हैं, मानो या ना मानो यही हकीकत है। मगर आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कुदानजा का पेंटिंग को देखकर तुम्हारे मन में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? दोस्तों, इस तस्वीर को देख जिंता के जहन में शिनानो राज्य की प्रिंसेस नुनाकावा का जिक्र आता है। मगर इनके हाथ में जो कटाना है उसे देख लगता है जैसे इस तस्वीर का संबंध कोदोनो ब्लिस से है। दोशु सागा कहते हैं, बिल्कुल सही। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर क्यों ये तस्वीर डिमोनिक है, मगर कहीं मेरी बातें सुनकर तुम्हें पछताना ना पड़ जाए। उस जमाने में मोतोहारू अपनी ड्यूटीज की वजह से इस गांव में अक्सर आया करता था उस औरत की बुराई करने के लिए जिसकी सेवा में उसे लगाया गया था। मगर धीरे धीरे उसका रवैया बदलने लगा और फिर एक दिन उसने मुझे एक तस्वीर बनाने को कहा, उसी औरत की तस्वीर जिसकी वो हमेशा बुराई करता था। दोशु सागा पूछता है, आखिर मैं उसकी तस्वीर कैसे बनाऊं जिसे मैंने पहले कभी देखा ही नहीं? मोतोहारू कहते हैं, नेमलेस को देखकर। असल में नेमलेस का जन्म शिनानो में हुआ था, लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से उसे वहां से भागकर कोदोनो ले जाना पड़ा। लेकिन फिर एक वक्त के बाद वो कोदोनो को छोड़कर इस ईदो गांव में आ गई। और दोस्तों, वो नेमलेस और वो औरत जिसकी मोतोहारू सेवा करते हैं वो दोनों एक समान हैं। जिंता को समझ आता है कि ये पेंटिंग कोदोनो ब्लेश की योकाजे की है, यानी कि शिरायुकी की माँ की। लेकिन इसे बनाने में काफी सारी इमेजिनेशन लगी है। जिसके बाद जिंता पूछता है, तो फिर ये पेंटिंग डिमोनिक कैसे है? दोशु सागा बताते हैं कि एक बार मोतोहारू ने कहा था कि वो औरत डीमन से भी ज्यादा डिमोनिक है और वहीं से इसका नाम डिमोनिक पेंटिंग पड़ा। लेकिन उस तस्वीर को बेचकर मैंने एक गलती कर दी और उसी गलती की सजा अब भगवान मुझे बीमार करके दे रहा है। मगर दोशु सागा इस बात को साफ तौर पर कह देती हैं कि असल में वो पेंटिंग डिमोनिक नहीं है, डिमोनिक पेंटिंग बस उसका नाम है। जिंता पूछता है, मगर आपने ये क्यों कहा था कि ये सारी बातें जानकर मैं पछताऊंगा? ये कहते हैं, कुदानजा की पेंटिंग वो सच में बेइंतहा खूबसूरत है। और कई मर्तबा मोतोहारू की बातें बड़ी ध्यान से सुनने के बाद भी दोशु सागा ऐसी पेंटिंग नहीं बना पाया जो मोतोहारू के मन को भाए। और बहुत सारी पेंटिंग बनाने के बाद भी मोतोहारू खुश नहीं हुआ,
क्योंकि वो चाहता था कि दोशुसागा योकाजे को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाए। जिंता, तुमने कहा था कि जब तुम कुदानसाका को देखते हो तुम्हें प्रिंसेस मुनागावा की याद आती है, लेकिन मोतोहारू का कहना बहुत अलग था। उसका कहना था कि ये पेंटिंग उसे गॉडेस या साका तुमे की याद दिलाती है। दोस्तों, ये वो गॉडेस हैं जिनकी पूजा शिनानो विलेज में सुवा श्राइन में की जाती है, और मोतोहारू ने इस पेंटिंग में ऐसा कनेक्शन इसीलिए बनाया था क्योंकि शिनानो विलेज में नेमलेस पैदा हुई थी। दोस्तों, उस टाइम पर अपनी मनपसंद पेंटिंग पाने के बाद मोतोहारू काफी खुश हुए थे, जिसके बाद दोशुसागा ने उन्हीं से कहा था कि वो इस पेंटिंग को एक नाम दें, जिसके बाद काफी देर सोचने के बाद वो इसे नाम देते हैं कुदानसाका। और प्रेजेंट में दोशुसागा कहती हैं, देखा, उस पेंटिंग का नाम कुदानसाका तुम्हारे पिता ने अपनी पत्नी के लिए रखा था ताकि इसके जरिए वो अपनी पत्नी की खूबसूरती बयां कर पाएं। ये बात सुन जिंता को थोड़ी शर्म आती है, और यही देख दोशुसागा हंसने लगते हैं और कहते हैं, शायद से तुम्हारे पिता मोतोहारा ने तुम्हें इस पेंटिंग के बारे में कुछ बताया नहीं। जिसके बाद दोशुसागा जिंता को एक ड्राफ्ट दिखाते हैं। ये एक टेस्ट पेंटिंग थी। दोशुसागा कहते हैं, मोतोहारू थोड़ा बेवकूफ था, मगर वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, और उसकी बेटी के पैदा होने के बाद उसका इस गांव में आना बहुत कम हो गया, और आखिरी बार जब वो आया था तब उसने मुझे अपने नए अडॉप्ट किए गए बेटे और बेटी के बारे में बताया था। दोस्तों, यहाँ बात हो रही है जिंता और सुजुने की। यहाँ जिंता कहता है, मेरे पिता ने मुझे हमेशा जिंदगी के जरूरी लाइफ लेसन सिखाए हैं। अब ये सारी बातचीत करने के बाद हम जिंता को रेस्टोरेंट में देखते हैं। महाशय जिंता से पूछते हैं कि तुम्हें क्या हो गया। जिंता कहता है, कुछ नहीं, मगर ओफू पूछती है, अरे कुछ तो, क्या यूकियोई पेंटिंग को लेकर कुछ अनयूजुअल हुआ है। जिंता कहता है, कुछ खास नहीं, बस मुझे मेरा पालन पोषण करने वाले पिता के बारे में कुछ नई बातें पता चली। ओफू कहती है कि अक्सर ऐसा ही होता है, मेरे पिता भी थोड़े बेवकूफ टाइप के हैं। ये बात सुन महाशय कहते हैं, तुम मेरी बुराई कर रही हो। वो कहती है, अरे नहीं नहीं। लेकिन इसके बाद ओफू जिंता से कहती है, भले ही इनमें बहुत सारी कमियां हों, पर यही कमियां और खूबियां मेरे पिता को सबसे अनोखा बनाती हैं। ये बात सुन जिंता मुस्कुरा कर कहता है, शायद तुमने बिल्कुल सही कहा। अब अगले सीन में जिंता जुजो सामा को बताता है कि इस पेंटिंग के साथ कोई गड़बड़ी नहीं है। जितने भी लोगों के साथ जो भी हुआ वो बस एक इत्तेफाक था, और जिस कॉपी को खरीदने की वजह से उस शख्स की मौत हुई थी वो कॉपी इस वक्त मेरे पास है, और मुझे उसके बारे में कुछ भी अजीब नहीं लगा। ये सब जानने के बाद जुजो सामा कहते हैं, इस मुद्दे को इन्वेस्टिगेट करने के लिए शुक्रिया, तुम्हारे काम के पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, पहले कुछ खाना पीना हो जाए। जुजो सामा थोड़ी शराब पीने के बाद जिंता को भी शराब पीने को देते हैं। जिंता पूछता है, आप अक्सर शराब क्यों पीते हैं। वो कहते हैं, बस एक हकीकत से भागने के लिए। वैसे क्या तुम्हें ये शराब पसंद आई। जिंता कहता है, हाँ। जो सुन जुजो सामा कहते हैं, हमें इसी तरह बैठकर कभी कभार शराब पीते हुए बातें करनी चाहिए। जिंता आसमान की ओर देखकर कहता है, ये तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। सर्दियों के बाद अब बसंत का मौसम आ गया है, और यहाँ हमें एक रेड लाइट एरिया का सीन दिखाया जाता है। और यहाँ जिंता के पास एक बड़ी अजीब सी औरत आती है जो कि एक डीमन है, और ये जिंता से कहती है, प्लीज आज रात के लिए आप मुझे खरीद लीजिए। जिंता कहता है, जी नहीं। ये बात सुन ये लड़की बौखलाते हुए कहती है, मेरा शरीर बहुत ज्यादा दर्द में है, प्लीज मुझे खरीद लीजिए। मगर जिंता एक बार फिर मना कर देता है, और ये बात सुन ये लड़की पूरी तरह अपने डीमन फॉर्म में आकर जिंता पर हमले करना शुरू कर देती है। जिंता उसके हमलों से बचकर कहता है, मेरा नाम जिंता है, और आपका। मगर वो डीमन जिंता के सवाल का कोई जवाब नहीं देती, और रोते हुए बस यही कहती है कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। और इसके बाद जब वो जिंता पर हमला करने जाती है तब जिंता उसे खत्म कर देता है। मरने के बाद जब वो डीमन गायब हो रही थी तब उसे एक और मोहतरमा वहीं देख रही थी, और शायद इन्होंने ही जिंता से ये काम करवाया है। और इसके बाद ये जिंता को उसके काम के पैसे देती हैं, और उसे बताती हैं कि वो डीमन यहाँ योशिवारा यानी रेड लाइट एरिया में एक लो लेवल की वेश्या थी, लेकिन कई बार उसके शरीर का बहुत बुरी तरह से उत्पीड़न होने के बाद उसका शरीर किसी काम का नहीं बचा, और उसे इस इलाके से निकाल दिया गया। लेकिन उसके दर्द और तकलीफ के इमोशन ने उसे एक डीमन बना दिया, जिसके बाद वो इस पेड़ के नीचे आने वाले आदमियों को खत्म कर देती थी। वैसे दोस्तों, ये मोहतरमा भी एक वेश्या है, और वो जिंता को शुक्रिया कहती हैं इनका काम करने के लिए। मोहतरमा कहती हैं, मैं मर्दों के चेहरे देखकर बता सकती हूँ कि उनके दिल में क्या है, मगर तुम्हारी नजरों में मुझे खोया हुआ छोटा बच्चा नजर आता है। ये सुन जिंता पूछता है, आखिर तुम हो कौन। मोहतरमा बताती हैं, मेरा नाम हार्लॉट है। और वो जिंता से एक और बात कहती हैं, अगर किसी दिन मैं भी उस औरत की तरह एक डीमन बन गई और लोगों को मारने लगी तो प्लीज मुझे मारकर
मुझ पर एक उपकार करना। मगर जिंता कहता है मैं फ्री में काम नहीं करता। जो सुन हार्लोट कहती है तुम तो काफी पत्थर दिल हो, और यही कहकर वो औरत यहाँ से चली जाती है। मगर हमें यहाँ एक बिल्ली देखने को मिलती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है, क्योंकि आज शायद से कोई त्योहार है। और इसी त्योहार में हम ओफू और नासु को देखते हैं, जो अच्छे से तैयार होकर आई थी, और ये दोनों अकेली हैं। वैसे इन दोनों को जेंजी ने इनवाइट किया था, मगर वो खेवड़ा खुद ही नहीं आया। ये सुन नासु कहती है अरे वो तो एक नंबर का बेवकूफ है, चलो आज का दिन हम दोनों लड़कियां एंजॉय करती हैं, हमारा गर्ल्स डे आउट। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों इस फेस्टिवल का मजा लेने लगती हैं, घूमती हैं, फिरती हैं और अच्छा खाना खाती हैं। जिसके बाद कुछ पौधों को देख नासु पूछती है कि आखिर इन्हें लैंटर्न प्लांट्स क्यों कहते हैं। ओफू बताती है कि इनका ये नाम इस वजह से रखा गया क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा आग की लपटों की तरह दिखते हैं। इसके अलावा और भी काफी सारी थ्योरीज हैं, पर असल वजह कोई नहीं जानता। एक थ्योरी का कहना ये है कि डीमंस रात में काम करने के लिए इन प्लांट्स का एज अ टॉर्च यूज करते हैं। मगर डीमन शब्द सुनते ही नासु थोड़ा परेशान हो जाती है। ओफू पूछती है क्या तुम डीमन से नफरत करती हो? वो कहती है हर कोई करता है। जिसके बाद वो ओफू को बताती है कि उस पर डीमंस ने 2 बार हमला किया है, और अगर जिंता ना होता तो शायद वो अब तक मर गई होती। और दोस्तों नासु के साथ वो डीमन वाला हादसा 4 साल पहले हुआ था। नासु कहती है कि सच में जिंता डीमंस को मारने की कमाल की काबिलियत रखता है। ओफू पूछती है कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करती? वो कहती है नहीं, लेकिन फिर वो जिंता के बारे में सोचकर कहती है वो भले ही तलवारबाजी में एक माहिर योद्धा हो, मगर ना जाने क्यों उसे देखकर लगता है जैसे उसका दिल किसी रास्ते की तलाश में है, और मैं उसे पसंद नहीं करती। बस बात यह है कि हम दोनों में बहुत समानताएं हैं। ओफू कहती है हाँ, मैंने भी ये नोटिस किया है कि कई बार जिंता अपनी असल भावनाओं को समझ नहीं पाता। ये बात सुन नासु थोड़ी परेशान नजर आती है, लेकिन तभी एक दुकानदार इन दोनों को आवाज देकर अपनी दुकान पर बुलाता है। दोस्तों ओफू इस दुकानदार को पहले से जानती है, क्योंकि ये दुकानदार अक्सर उनकी दुकान पर आया करता था, और ये अपना व्यापार क्योटो में करता है, और आज ये यहाँ त्योहार के दिन अपनी दुकान लगाने आया है। इन महाशय का नाम आकित्सु है। लेकिन हासु ये बात मानने से इनकार कर देती है, क्योंकि सोमेगेरो आकित्सु आज के दौर का एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर मेटल स्मिथ है, और उसे लगता है कि ये आकित्सु उन महान सोमेगोरो आकित्सु के नाम का झूठा फायदा उठाकर अपना गंदा सामान बेच रहा है। ये बात सुन ये आकित्सु हासु को अपना प्रोडक्ट दिखाता है। इन्हें देख हासु कहती है कि ये तो डेकोरेटिव शेल्स हैं, जो कि काफी अच्छे से बने हैं। आकित्सु कहता है कि अगर तुम ये शेल अपने क्रश को दोगी तब वो भी तुमसे प्यार करने लगेगा। हासु कहती है कि मेरा कोई क्रश नहीं है, लेकिन तभी ओफू कहती है अरे ये बता नहीं रही, लेकिन ये एक लड़के में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। ये जान आकित्सु एक और बहुत ही बेहतरीन आइटम दिखाता है। हासु देखती है कि इसकी क्वालिटी तो काफी अच्छी है। आकित्सु कहता है आपके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा मिस। और इसके बाद आकित्सु एक चाइनीज दंत कथा के बारे में बताता है, जिसमें स्पैरोज सर्दियों की शुरुआत होते ही समुद्र की ओर उड़ जाती हैं, ताकि वहाँ वो बड़ी बड़ी सीप बन जाएं। और इसी वजह से आकित्सु ने ये स्पैरो नासु को दी है, ताकि वो जल्द से जल्द अपने क्रश को प्रपोज कर दे। आकित्सु कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने की हिम्मत मिले। नासु को उसकी बातें समझ नहीं आती, पर क्योंकि ये स्पैरो क्यूट था इसीलिए वो इस आइटम को खरीद लेती है। लेकिन इसके बाद आकित्सु नासु को एक और आइटम देता है, बट एज अ गिफ्ट। इसे देख नासु कहती है अरे ये तो एक असली सोमेगोरो कांजाशी है, तुम्हें ये कहाँ से मिली? वो कहता है मुझे ये कहीं से भी मिली हो, अगर आपको चाहिए तो ले लो। जिसके बाद नासु उस कांजाशी को ले लेती है, और इसके बाद आकित्सु से अलविदा कहकर ये दोनों यहाँ से निकल लेती हैं। जिसके बाद शाम होती है, और शाम से रात, और रात के वक्त हम जिंता को देखते हैं, जो कि शायद किसी मिशन पर आया है। दोस्तों यहाँ एक छोटा बच्चे वाला डीमन डरा सहमा हुआ बैठा था, और इसे जिंता एक ही बार में खत्म कर देता है। इसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं जिसने उस डीमन को मारने का काम जिंता को दिया था। वो जिंता को उसके काम के पैसे दे देता है, और ऐसा थैंक्स वो जिंता को शराब भी देता है, इनकी स्पेशल शराब जो अब तक मार्केट में नहीं आई है। मगर जिंता उसे लेने से मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। ये शख्स कहता है शायद मैं आपको फ्यूचर में फिर से काम के लिए बुलाऊं। लेकिन जब जिंता जा रहा था तब उसके पास ये मोहतरमा आती हैं हार्लोट, जो शायद जिंता पर नजर रख रही थी। मगर यहाँ जिंता थोड़े पैसे निकालकर मोहतरमा को दे देता है। शायद से ये काम इन्हीं मोहतरमा ने जिंता को दिलाया था। मगर वो देखती हैं कि जिंता के चेहरे पर एक अलग सी उदासी होती है। जिंता कहता है उसने किसी ऐसे को मारा है जिसे वो मारना नहीं चाहता था। लेकिन तभी हार्लोट कहती है आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, और इसके अलावा आसपास ऐसी अफवाहें फैल रही हैं कि
कि डीमंस को मारने वाला एक आदमी यहाँ घूम रहा है और वो आदमी शिकिगामी को सम्मन कर सकता है। वो डीमंस को मारने के लिए कुत्ते और पक्षी जैसे शिकिगामी को सम्मन करता है। और आखिर में मोहतरमा कहती हैं, जरा अपना ख्याल रखना, कहीं तुम्हारा ये राइवल तुम्हारी सारी जॉब्स तुमसे छीन ना ले। अब अगले दिन जिंता यहाँ रेस्टोरेंट में आता है। उसके आते ही ओफू से बताती है कि नासु थोड़ा अजीब व्यवहार कर रही है। जिंता पूछता है, क्या हुआ नासु? मगर हम देखते हैं कि नासु जिंता के पास जाकर उसके हाथ को इस तरह पकड़ कहती है, आप ठीक तो है ना मेरे प्यारे भाई? मगर अगले ही पल में जिंता अपने हाथ को उससे दूर कर लेता है। ओफू बताती है कि जब से नासु ने वो कानसाशी हेयर पिन पहनी है तब से वो ऐसा ही बिहेव कर रही है। इस हेयर पिन को पहनने के बाद वो अचानक ही रोते हुए बोली, मेरे बड़े भाई कहाँ हैं? जिंता कहता है, नासु जरा ये हेयर पिन दिखाना। नासु उसे वो हेयर पिन दे देती है। ये तीनों इस हेयर पिन को देखने लगते हैं। महाशय सुझाव देते हैं कि हमें इसे तोड़ देना चाहिए, मगर जिंता कहता है कि हमें कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। जिसके बाद नासु उस हेयर पिन को वापस अपने बालों में लगा लेती है और फिर वो इस तरह जिंता को पकड़ लेती है। तभी ज़ेंजी और नाओसुगा यहाँ आ जाते हैं। ज़ेंजी नासु को इस तरह देख बहुत हैरान होता है और इसके बाद वो नासु को जिंता से दूर करने की कोशिश करने लगता है। मगर नासु गुस्से में कहती है, तुम होते कौन हो मुझे मेरे भाई से दूर करने वाले? जिसके बाद हम नासु को जिंता के साथ बैठे हुए देखते हैं और यहाँ जिंता के पूछने पर ओफू से बताती है कि नासु ने ये हेयर पिन कल होजुकी फेस्टिवल से खरीदा था एक सोमे गोरो आकित्सु नाम के व्यक्ति से। मगर ये बात सुन ज़ेंजी कहता है कि क्या? लेकिन वो आदमी तो कब का मर चुका है। आगे ज़ेंजी बताता है कि सोमे गोरो आकित्सु को उसके बेहतरीन और कमाल के आइटम्स बनाने के लिए जाना जाता है। तभी ओफू बताती है कि उस हेयर पिन को देखने पर नासु ने कहा था कि ये तो सोमे गोरो ट्रेडिशनल पीस है। ये दोनों कंफ्यूज होने लगते हैं कि क्या एक मरा हुआ आदमी मरने के बाद फिर से जिंदा हो गया। लेकिन महाशय बताते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जिस आकित्सु से मिले हैं वो एक इंसान ही है। अगर ऐसी बात है तो अब सब परेशान हो जाते हैं कि अब इन्हें आगे क्या करना चाहिए। लेकिन तभी जिंता कहता है, मैं इस आकित्सु नामक व्यक्ति को ढूंढने जा रहा हूँ। मगर जैसे ही वो उठता है नासु उसे छोड़ती ही नहीं। मैं आपसे इतने वक्त के बाद मिल रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं फिर से आपसे दूर हो जाऊं। मगर जिंता को उसकी बातें समझ नहीं आती कि आखिर क्यों नासु उसके करीब आ रही है और आखिर क्यों वो उसे भाई कहकर बुला रही है। मगर नासु यहाँ सिर्फ एक बात कहती है, मैं बस आपके साथ रहना चाहती थी और आखिरकार मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है प्यारे भाई। ये बात सुन जिंता बड़े प्यार से कहता है, मुझे इस वक्त तो यहाँ से जाना पड़ेगा, मगर तुम इस जगह का ख्याल रखना। मैं वापस इसी जगह आऊंगा तुम्हारे पास। मैं जल्द वापस लौटूंगा, यहाँ मेरा इंतजार करना। वो कहती है, ठीक है। जिसके बाद जिंता नासु को ज़ेंजी के हवाले छोड़कर यहाँ से निकल जाता है। मगर नाओसुगा और ज़ेंजी ये देख हैरान होते हैं कि जिंता ने इतनी आसानी से नासु को समझा कैसे दिया, जैसे उसे इसकी आदत पहले से हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिंता दुकानदारों से पूछता हुआ एक जगह से दूसरी जगह होता हुआ अपनी बहन के बारे में सोचता हुआ आगे बढ़ रहा था कि तभी उसके पास आकित्सु आता है। जिंता पूछता है, तुम कौन हो? आकित्सु कहता है, तुम शायद मुझे ही ढूंढते हुए आए हो। मैंने कई दुकानदारों से सुना कि कोई मुझे ढूंढ रहा है, तो वो तुम थे, एक डीमन। और डीमंस मुझे ढूंढते हुए सिर्फ एक वजह से आते हैं। ये बात सुन जिंता पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? वो शख्स अपना नाम आकित्सु बताता है और अगले ही पल में वो अपनी अजीब सी टेक्निक का यूज करके यहाँ पर कुछ शिकिगामी कुत्ते समन कर लेता है और फिर कहता है, वैसे असल में मैं हूँ सोमे गोरो आकित्सु द थर्ड। और दोस्तों यही वो शख्स है जिसके बारे में हार्लॉट ने जिंता को बताया था कि एक शख्स जो शिकिगामी को समन करके डीमंस को मारता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आकित्सु के ये शिकिगामी डॉग्स जिंता पर हमला कर देते हैं। मगर जिंता एक ही बार में अपनी तलवार से एक शिकिगामी की गर्दन काट देता है, जिससे वो शिकिगामी गायब हो जाता है। ये देख आकित्सु कहता है, तुम्हारी तलवारबाजी तो कमाल की है, पर इतने से तुम मेरे शिकिगामी को हरा नहीं पाओगे। और तभी जिंता के पीछे एक शिकिगामी अपीयर हो जाता है। लेकिन अगले ही पल में जिंता यहाँ मौजूद तीनों शिकिगामी की गर्दन काट देता है, जिससे वो शिकिगामी गायब हो जाते हैं। लेकिन अगले ही पल में वो शिकिगामी फिर से अपीयर हो जाते हैं। सो अब यही देख जिंता को यहाँ गायब होना पड़ता है। जिसके बाद जिंता गायब होकर ही दो शिकिगामी को मार देता है। जो देख आकित्सु कहता है, तुम्हारी ये ताकत तो वाकई बेहतरीन है। मगर जिंता जितनी बार इन शिकिगामी को मार रहा था वो फिर से अपीयर हो रहे थे। जिंता समझ जाता है कि उसके गायब होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये डॉग्स उसे सूंघ सकते हैं। सो अब जिंता यहाँ प्लान बी का यूज करता है। वो बहुत तेजी से आकित्सु के करीब आ जाता है
और फिर उसके पेट में मुक्का मारकर उसे दूर गिरा देता है। और इसके बाद आकेत्सु यहाँ कुछ कह पाता कि उससे पहले ही चिंता उस पर अपनी तलवार लगा देता है और फिर वो आकेत्सु को काट देता है। मगर ये तो असल में आकेत्सु का एक मिरागी निकलता है और अगले ही पल में ये शिकिगामी जिंता पर टूट पड़ते हैं और उसे घायल करने लगते हैं। वहीं बैठा आकेत्सु ये देख काफी खुश होता है। उसे लगता है कि जिंता का काम यहाँ तमाम हो जाएगा, इसीलिए वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन अगले ही पल में जिंता वहाँ अपने डीमन फॉर्म में खड़ा था और उसने आकेत्सु के इन शिकिगामी की ताकत को सोख लिया है और अब वो इनका इस्तेमाल आकेत्सु के खिलाफ ही करता है। आकेत्सु कहता है, थोड़ा रहम दिखाओ भाई। जिंता कहता है, अगर तुम मेरे सवालों के सच सच जवाब दो तब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तब मैं तुम्हें खाकर तुम्हारी यादों से सब कुछ पता लगा लूंगा। अब ये सब देख आकेत्सु कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुन जिंता यहाँ नॉर्मल हो जाता है और उन शिकिगामी को भी गायब कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आकेत्सु जिंता को सब कुछ बताने से पहले अपने शिकिगामी टॉयज को इकट्ठा करने लगता है। जिंता पूछता है कि ये क्या है। आकेत्सु बताता है कि ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो इमोशन के साथ इन्फ्यूज्ड हैं और इन्हें सुकुमो गामी कहते हैं। और जिस तरह नेगेटिव इमोशंस डीमंस बन जाते हैं, उसी तरह आकेत्सु भी अपने इमोशन की पावर से इन ऑब्जेक्ट्स में जान ला देता है। जिंता पूछता है, तुमने खुद को सोमेगोरो आकेत्सु द थर्ड कहकर बुलाया था, क्या तुम्हारा परिवार एक्सोर्सिस्ट का काम करता है? वो कहता है कि नहीं, हम नागुमो ऑफ द कर्स स्वॉर्ड एंड कुकामी ऑफ द मागातामा जैसे नहीं हैं जिन्हें उनकी ताकत पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती है, बल्कि हमारा आकेत्सु तो बिल्कुल किसी स्कूल की तरह है। शुरुआती दौर में सोमेगोरो आकेत्सु बस एक मामूली से क्राफ्टमैन थे, लेकिन धीरे धीरे वो इस चीज में इतने माहिर हो गए कि वो जो भी ऑब्जेक्ट बनाते उनमें जान आ जाती। धीरे धीरे उन्होंने उन ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करना सीखा और यही टेक्निक बन गई सुकुमो गामी। लेकिन इसके बाद सोमेगोरो रिटायर हो गए, मगर उन्होंने अपनी सारी टेक्निक्स अपने डिसाइपल को सिखाई और इसी तरह मैं तीसरी जनरेशन हूँ। वैसे तुम मुझसे क्या पूछना चाहते थे? जिंता पूछता है, कल तुमने एक लड़की को कांजाशी हेयर पिन बेचा था, लेकिन उसको पहनने के बाद वो लड़की बहुत अजीब ढंग से व्यवहार करने लगी है। आखिर इसकी वजह क्या है? आकेत्सु बताता है कि वो तो एक मामूली हेयर पिन थी, लेकिन जिंता को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। आकेत्सु कहता है, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में तुम्हारी मदद करूंगा, ये तलवार अंदर रख लो। और यहाँ जिंता को आकेत्सु की बात पर यकीन करना ही पड़ता है। अब रात के वक्त हम नासु को देखते हैं जो जिंता के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही जिंता वहाँ आता है वो कहती है, आपका स्वागत है प्यारे भैया। जिंता कहता है, देरी से आने के लिए मुझे माफ करना, मगर वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं जानती थी आप मेरे पास वापस जरूर आओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिंता नासु को लेकर कहीं जा रहा होता है और वो जाते वक्त नासु को इन पौधों के बारे में बताता है। ये स्नो विलोस हैं जिनके बारे में जिंता को ओफू ने बताया था। मगर तभी जिंता कहता है, तुम मुझे भाई कहकर मत बुलाओ, क्योंकि तुम्हारे ऐसा करने से मुझे उसकी याद आती है जिसे मैं बचाना चाहता था मगर बचा ना सका। मैंने उससे वादा किया था मैं आखिर तक उसकी हिफाजत करूंगा, मगर वो वादा भी टूट गया। मैं तुम्हारा और सुजुने का भाई बनने के लायक नहीं हूँ। मगर नासु कहती है कि ऐसा नहीं है, जो सिबलिंग्स होते हैं उनके पीछे एक ऐसा रिश्ता होता है जो कभी नहीं टूटता। और देखिए, कितने लंबे वक्त के इंतजार के बाद मैं आपके पास वापस आ चुकी हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी एक ऐसा रास्ता मिलेगा जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। हम सब इस दुनिया में एक सफर पर होते हैं, एक ऐसा सफर जिसमें हम अपनी भावनाओं को समझते हुए अपना घर ढूंढ पाएं। और मुझे पूरा यकीन है आपको भी आपके सफर की मंजिल जरूर मिलेगी। ये बात सुन जिंता कहता है, मैं नहीं जानता मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं, मगर मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूँ। और इसी का शुक्रिया अदा करते हुए जिंता नासु को ये कोगाई ऑफर करता है और ये देखते ही नासु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, कुछ वक्त पहले आकेत्सु ये जान चुका था कि जिंता के पास एक कोगाई है और अगर जिंता ये कोगाई नासु को देगा तो ये दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। नासु यहाँ रोते हुए कहती है, आखिरकार मैं आपको छू सकती हूँ मेरे प्यारे भाई। जिसके बाद वो अपनी हेयर पिन निकाल कर इन दोनों को हाथों में लेती है, जिससे ये ग्लो करती हैं और फिर एक प्यारा सा परिंदा बनकर यह आसमान में उड़ जाती हैं। और इस परिंदे के आसमान में जाते ही नासु बेहोश हो जाती है और अगले ही पल में उस जगह पर आकेत्सु आकर कहता है, अब ये लड़की पूरी तरह से ठीक हो गई है। अब इसके बाद आकेत्सु जिंता को बताता है कि असल में कोगाई का इस्तेमाल बालों को बांधने के लिए किया जाता था और शायद से कोगाई और कांजाशी एक ही शख्स ने बनाए थे, इसीलिए ये बिल्कुल फैमिली की तरह हैं। मगर कांजाशी होती हैं
औरतों के लिए और कोगाई होते हैं मर्दों के लिए। तो एक तरह से ये भाई और बहन का रिश्ता हुआ। और क्योंकि जिंता के पास वो कोगाई थी, इसीलिए उस कांजाशी हेयरपिन को पहनी हुई नासु जिंता को अपना भाई कह रही थी। आकेसु आगे कहता है उन दोनों पीसेस को एक ही शख्स ने बनाया था, वो भी एक जोड़े के रूप में। और इसके बाद वो और भी कई सारी बातें समझाता है जो हमारे ऊपर ऊपर से निकल जाती हैं। लेकिन हाँ, इतनी बात है कि वो कांजाशी जो नासु ने अपने बालों में लगाई थी, ना जाने वो किसके पास से होते हुए आई है, जिसके इमोशन उसके भाई के लिए इतने ज्यादा प्रबल थे कि वो उस कांजाशी को पहनने वाली किसी और लड़की में भी दिखाई देने लगे। मगर आखिर में वो भाई बहन एक दूसरे से मिल चुके हैं और यही उनकी कहानी की हैप्पी एंडिंग है। आकेसु यहाँ आगे कहता है मुझे ऐसा लगता है कि जो इमोशंस होते हैं वो आखिर में उस जगह तक पहुंच ही जाते हैं जहाँ पहुंचने के लिए वो पैदा हुए थे। ये सब सुन जिंता कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि सब ऐसा ही हो। जिसके बाद आकेसु वहाँ से जाने लगता है। मगर तभी जिंता कहता है तुम जानते हो ना, मैं एक इंसान के भेष में एक शैतान हूँ। आकेसु कहता है मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, आखिर तुम ओफू के दोस्त जो ठहरे। मैं जानता हूँ कि वो एक डीमन है, पर मैंने उसे कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उससे किसी को कोई खतरा है। बिल्कुल वैसे ही मुझे नहीं लगता कि तुमसे किसी को कोई खतरा है। लेकिन तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, तुम डीमन हो और डीमंस का शिकार करने वाले हमेशा डीमंस के पीछे आते हैं। भले ही ओफू कितनी ही दयालु क्यों ना हो और भले ही तुम कितने ही अच्छे क्यों ना हो और तुमने कितने ही इंसानों को क्यों ना बचाया हो, मगर ये बात कभी नहीं बदलेगी कि तुम भी एक डीमन हो। और यही बात कहकर आकेसु यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जिंता आसमान को ताकने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नासु पूरी तरह से ठीक हो गई है, मगर उसे कुछ भी याद नहीं है कि कल पूरे दिन उस हेयरपिन के लगाने के बाद उसके साथ क्या हुआ। सो ज़ेंजी उसे बताता है कि वो किस तरह जिंता से चिपक रही थी, उसे अपने प्यारे भाई कहते हुए। सो नासु ज़ेंजी को गुस्से में घूरती है। तभी महाशय नासु के लिए चाय लेकर आते हैं। अब सब कुछ सही था, बस नासु को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो जिंता से अपनी नजरें कैसे मिलाएगी। और यही देख ओफू हंस रही थी। दूसरी ओर हम जिंता को देखते हैं जो मोहतरमा हार्लॉट से मिलने आता है। मोहतरमा कहती हैं तुम्हें अपना मूड सही करने के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन तभी मोहतरमा को एक कोयल की आवाज आती है। वो बताती हैं कि जब सुबह वो सो रही थी तभी एक कोयल की आवाज सुन उनकी नींद टूट गई और इसके बाद उनकी आंख ही नहीं लगी। मगर ना जाने क्यों उन्हें बार बार ये कोयल की आवाज सुनाई दे रही है। मगर इस दौरान जिंता को आकेसु की बात याद आती है कि इमोशंस आखिर में उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां जाने के लिए वो पैदा हुए थे। यानी कि शायद दोस्तों अपने भाई से मिलने का वो इमोशन इन्हीं मोहतरमा का था जो नासु के अंदर उस हेयरपिन को लगाने के बाद प्रकट होकर आया था। और इसी तरह जिंता और मोहतरमा आसमान की ओर देखती हैं। आसमान में ये कोयल बादलों में जाते हुए एक अलग ही दौर में पहुंच जाती है। हाँ, अब दौर आ चुका है 2009 का, जिसके बाद हमें एक श्राइन दिखाई जाती है और यहाँ एक माँ अपनी बेटी से कहती है तुम इन कपड़ों में बहुत प्यारी लग रही हो मियाका। लेकिन मियाका कहती है कि ये आउटफिट बहुत ओल्ड फैशन्ड है। अगर उसके किसी दोस्त ने उसे इस आउटफिट में देख लिया तो वो उसका मजाक उड़ाते हुए उसे दादी अम्मा कहेंगी। उसकी माँ बताती हैं कि श्राइन में पैदा होने वाली सभी लड़कियों को ऐसे ही कपड़े पहनने पड़ते हैं और एक मीको बनना पड़ता है। मियाका की माँ की दादी ने कहा था कि हमें अपने रीति रिवाज कभी नहीं भूलने चाहिए क्योंकि हम हमारे रीति रिवाजों से ही बनते हैं। और इसी वजह से इनके परिवार का एक रीति रिवाज ये भी है कि इनकी परिवार की लड़कियों के नामों में या होता ही है। और अब बारी है मियाका की कि वो उन पुराने लोगों के रीति रिवाजों को आज के दौर में भी जिंदा रखे, उनकी भावनाओं को जिंदा रखे। जिसके बाद उसकी माँ डिनर बनाने के लिए चली जाती हैं और मियाका अपना काम करने लगती है। मगर तभी उसके पास एक लड़का आता है। और दोस्तों ये होता है जिंता। मुझे तो जिंता ही लगता है, तुम्हें क्या लगता है कमेंट में बताओ। वो कहता है आप इस श्राइन की मीको है ना, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मगर मियाका कहती है कि हमारी श्राइन की मीको को इजुकी हिमे कहते हैं। इसका एग्जैक्ट रीजन तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हमारी जिंता श्राइन में यहाँ की मीको को इजुकी हिमे ही कहकर बुलाया जाता है। ये बात सुन ये लड़का कहता है एक मिनट, आपने श्राइन का नाम क्या बताया? मियाका बताती है जिंता श्राइन। और ये बात सुन इस लड़के की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये जिंता ही है जो मन में गांव के उस चीफ मैन को शुक्रिया कहते हुए कहता है सच में इस श्राइन ने बहुत कुछ झेला है। और इसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है ये कहकर कि उसे उसके सवाल का जवाब मिल चुका है। और इसके बाद जिंता श्राइन से चला जाता है। मियाका को कुछ समझ नहीं आता। जिसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। और दोस्तों इस स्कूल की एक ही क्लास में जिंता और मियाका दोनों एक साथ ही पढ़ते हैं। मियाका और उसकी दोस्त बहुत खुश होती हैं
लेकिन तभी मियाका की नजर उसके सामने खड़े जिंता पर जाती है। दोस्तों, आखिर ये सब क्या हो रहा है? सच में ये कहानी जितनी आगे बढ़ रही है उतनी ही पेचीदा भी होती जा रही है। लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूँ कि हमारा चिंता सन 1800 से अब तक 2009 तक जिंदा है। आगे सच में बहुत कुछ होने वाला है और आगे जो कुछ होने वाला है वो देखने के लिए तैयार रहना। वैसे इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।